हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के बच्चों। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 20A स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिजनेस वैल्यूएशन का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये चैप्टर नंबर 1 की आज पहली रिवीजन क्लास है। इसके आगे चैप्टर 1 की और भी रिवीजन क्लास आएंगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी रिवीजन क्लासेस आएंगी, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। हम अपनी इस रिवीजन क्लास के लिए जो बुक यूज कर रहे हैं वो हमारी समरी बुक है, जिसको हमने स्पेशली एसपीएम बीबी सब्जेक्ट के लिए डिजाइन किया है। अभी ये बुक प्रोसेस में है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इस बुक के अंदर आपके सीएमए स्टडी मटेरियल में जो पूरा कंटेंट दिया हुआ है, जितना पार्ट जितना मैटर दिया हुआ है, वो पूरा मैटर हम इस बुक के अंदर समराइज्ड फॉर्म में और थोड़ा इजी लैंग्वेज में इसके अंदर हमने कवर किया हुआ है। क्लियर है ये चीज? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट शब्द का मतलब होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट शब्द का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, क्या वो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर जो काम कर रहे हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी के एम्प्लॉयज का जो मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है उससे अलाइन होना चाहिए, मिलता जुलता होना चाहिए। सपोज कि आज रिलायंस कंपनी के अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, और वो लोग सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि यार हमको ना महीने के एंड में सैलरी मिल जाएगी, और थोड़े टाइम तक हम इस कंपनी में कुछ सीखने के बाद में इस कंपनी को छोड़ देंगे, किसी और दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। वो डेडिकेशन के साथ में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर उन एम्प्लॉयज का इंटेंशन, उन एम्प्लॉयज का गोल अगर ये होता कि यार रिलायंस कंपनी का गोल है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी बनना, हम कैसे भी करके रिलायंस कंपनी को टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बनाकर रहेंगे। इसमें क्या हुआ कि एम्प्लॉयज ने अपना पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है वो रिलायंस कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ में अलाइन कर दिया, जोड़ दिया। उससे क्या फायदा होगा? तो एम्प्लॉयज को यह समझ में आ गया कि अगर हमने अपनी कंपनी के अंदर डेडिकेशन के साथ में काम किया और कल को कंपनी बड़ी बन जाती है, तो बाय डिफॉल्ट हम भी बड़े बन जाएंगे, क्योंकि कंपनी हमें अपने साथ में आगे लेकर चलेगी। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, कि क्या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें उनकी गलती बताना, उन्हें उनको उनको पहले टारगेट देना कि देखो आपको कंपनी के अंदर ये टारगेट है, ये अचीव करना है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बताना कि किस तरीके से आप इसे अचीव कर सकते हो। फिर उनकी मॉनिटरिंग करना कि हमने जो बताया क्या उसी तरीके से एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, फुल डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरा कि एम्प्लॉयज के जो ऑब्जेक्टिव हैं, पर्सनल खुद का जो ऑब्जेक्टिव गोल है, वो कंपनी के गोल के साथ में अलाइन हो जाए। उनको ये समझ में आ जाए कि अगर कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेंगे और अगर वो कंपनी का ऑब्जेक्टिव अचीव कराने के लिए काम करेंगे, अगर कल को कंपनी आगे ग्रो करेगी तो बाय डिफॉल्ट वो भी आगे साथ में ग्रो कर जाएंगे। इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। आज सपोज कीजिएगा स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कोई कंपनी है, उसने अपने स्टार्टिंग डेज में, अगर कंपनी ने अपने स्टार्टिंग डेज में, अगर कंपनी ने अपने शुरुआती दिनों में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट
प्रोसेस का यूज लिया। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को पहले टारगेट दिए, उनको मेथड बताए कि किस तरीके से इन टारगेट को अचीव करना है, उनकी मॉनिटरिंग करी कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कंपनी ने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस को यूज किया। क्या होता है इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर? इस मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर है कि अपने एम्प्लॉयज को टारगेट दो, उनके मेथड्स को उनको बताओ कि किस तरह से टारगेट अचीव किया जा सकता है, पर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मैनेज करना, उनको सपोर्ट करना कि वो कैसे कंपनी के अंदर ज्यादा इफेक्टिवली और डेडिकेशन से काम कर सकते हैं। कंपनी ने शुरू शुरू में तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस यूज किया, लेकिन थोड़ी बहुत कंपनी को जैसे ही सक्सेस मिली उसके बाद में फिर कंपनी ने ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस यूज करना छोड़ दिया। क्या लगता है आपको, क्या कंपनी उसी पेस पर ग्रो करती रहेगी या फिर कंपनी की जो ग्रोथ है, जो उसका ट्रेंड है, वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाएगा? सर बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ये एक प्रोसेस है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अब आप चाहें तो लिख सकते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है इन विच परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी आर मैनेज्ड इज मैनेज्ड सॉरी इज मैनेज्ड टू अचीव ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी। मतलब कंपनी के ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाता है, उनको सुधारा जाता है, इंप्रूव किया जाता है, टेक्निक्स बताई जाती हैं, नया इनोवेशन बताया जाता है। और और जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनके जो पर्सनल गोल हैं उनको कंपनी के मेन गोल के साथ में अलाइन कर दिया जाता है, उन्हें उनके माइंड में फिट कर दिया जाता है। अगर आप कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करोगे तो आपका भी इसके अंदर बेनिफिट है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है, समझ में आ गया। लेकिन सर मेरे को यह बताइए, मैंने सर दो टर्म सुने हैं। स्टूडेंट बोलता है कि सर मैंने ना दो टर्म सुने हैं, एक टर्म मैंने सुना है परफॉर्मेंस अप्रेजल और एक मैंने सुना है परफॉर्मेंस मेजरमेंट पर मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है ये तो अभी आपने बताया कि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंपनी कोशिश करती है अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को सुधारने की। ऐसा क्यों कर रही है कंपनी? क्योंकि एम्प्लॉयज कंपनी के लिए ही काम कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे तो कंपनी को ये एट द एंड जाकर फायदा होगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। सर क्या ये परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेम होता है? बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, हमेशा चलता है, 12 महीने, 7 दिन, 365 दिन, 24 घंटे, ये लगातार चलता रहता है कंपनी के अंदर। कंटिन्यू 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 लाइफ टाइम। जब कंपनी स्टार्ट होती है और जब तक कंपनी लाइफ टाइम ताउम्र जिंदा रहेगी, चलेगी, तब तक ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉयज की वर्किंग को सुधारना, डेवलप करना, इंप्रूव करना और अच्छा कर देना, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल तो एक तरह से रिवार्ड है कि जिसने अच्छा काम किया उसको रिवॉर्ड दो, ताकि बाकी जो अदर लोग हैं वो मोटिवेट हो जाएं कि यार फलाने बंदे ने ना अच्छा काम किया, देखो कंपनी ने उसको कितना बढ़िया रिवॉर्ड दिया है, अगर हम भी कंपनी के अंदर अच्छा काम करेंगे ना हमको भी अप्रेजल मिलेगा। क्या लगता है आपको, कंपनी क्या पूरे साल लगातार ये अप्रेजल ही देती रहेगी क्या? नहीं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कब दिया जाता है? जब ईयर एंड हो जाता है, जब साल खत्म हो जाता है, उसके बाद में कंपनी अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को देखती है, एनालाइज करती है और देखती है कि किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी उसको अप्रेज किया जाता है, उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, उसको कुछ बेनिफिट दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो और डेडिकेशन से काम करे।
परफॉर्मेंस अप्रेजल को अगर आप देखोगे ना, आप एक चीज बताइए, अगर कंपनी के अंदर रिवॉर्ड दिया जा रहा है तो कौन देगा? सर टॉप लेवल का बंदा देगा, लोअर लेवल के आदमी को। टॉप लेवल का मतलब अंबानी साहब बोलेंगे हाँ भाई तूने अच्छा काम किया, ये तेरा रिवॉर्ड, तेरे को मर्सिडीज दी जाती है, तेरे को फलाना, तेरे को रॉयल एनफील्ड, तेरे को फ्लैट, तेरी सैलरी में हाइक कर दिया जाता है, तेरे को मैनेजर बना दिया जाएगा, प्रमोशन दे दिया जाएगा। ये टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर बैठा हुआ सुपीरियर आदमी आपको अप्रेजल देगा, आपको रिवॉर्ड देगा। जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो टॉप, एक जॉइंट प्रोसेस होता है। मतलब पर ऐसा नहीं होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर कि सिर्फ ऊपर बैठा हुआ बंदा जो है वही सुधारेगा, बल्कि कंपनी के अंदर सपोज करिए एक टॉप लेवल का बंदा बैठा है, अब उसका जो सबॉर्डिनेट है उसका भी खुद का कोई सबॉर्डिनेट होगा, ये इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, ये इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, और ये इसका कोई सबॉर्डिनेट होगा, ये इसकी परफॉर्मेंस को मेजर। ये तो जॉइंट प्रोसेस है, ये तो जॉइंट प्रोसेस है। भाई आज एक चीज बताइएगा मेरे को, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मेन लीडर होता है, जो मेन ओनर होता है, वो थोड़ी ना लोअर लेवल से बोलता है कि तूने काम अच्छा क्यों नहीं किया। वो तो अपने सबॉर्डिनेट से बोलता है कि भाई इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया। वो बंदा बोलता है कि सर मैं अपने सबॉर्डिनेट से पूछता हूं, वो अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है, क्योंकि ये जॉइंट प्रोसेस है। जो लोअर लेवल में सुपीरियर बंदा बैठा है वो बोलेगा तुम काम अच्छा करो, फिर उसका बॉस बोलेगा तुम काम अच्छा करो, ये जॉइंट प्रोसेस है, लगातार चल रहा है। जबकि परफॉर्मेंस अप्रेजल तो एक रिवॉर्ड है, वो ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, इसको इतना रिवॉर्ड दे दिया जाए, मैटर खत्म हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर क्या चलता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल में रेटिंग दी जाती है कि इस एम्प्लॉयर ने अच्छा काम किया, इसको ए रेटिंग दे दो, इसको एम्प्लॉयर ऑफ द मंथ बना दो, इसको एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर बना दो, इसको ए क्लास कैटेगरी एम्प्लॉइज में डाल दो, इसको बी क्लास कैटेगरी में डाल दो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेट करना ऑब्जेक्टिव नहीं है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का उद्देश्य, एम ही है कि आपका जो काम करने का तरीका है उसको और इंप्रूव किया जाए, आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है कि अगर आपने आपको कुछ टारगेट दिया, अगर वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाए तो बताया जाएगा देखो आपने क्या क्या गलतियां करी, और फिर उसके इंप्रूवमेंट मेथड बताए जाएंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो तो एक मोनोलिथिक सिस्टम है कि भैया फिक्स है, अगर आपने ये अच्छा काम किया तो आपकी सैलरी हाइक मिलेगी, अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो सैलरी हाइक नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस में अप्रेजल को अगर आप देखोगे तो जो एचआर डिपार्टमेंट होता है कंपनी के अंदर, जो एचआर डिपार्टमेंट है वो आपका पूरा डेटा रखता है और वो अपने टॉप लेवल को बता देता है सर इन्होंने अच्छा अच्छा काम किया। जबकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक अकेला एचआर डिपार्टमेंट नहीं रखता है, हर किसी का सुपीरियर रखता है, हर किसी का सुपीरियर। सोचो लोअर लेवल पे बैठे हो, उसका जो सुपीरियर है वो इसकी इसकी परफॉर्मेंस को मैनेजर करेगा, लेकिन यहां पर जो सुपीरियर है वो खुद भी, लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज यहां पर एक एक्स नाम का आदमी है जो लोअर लेवल पे काम करता है। लेट सपोज एक एक्स नाम का आदमी है जो लोअर लेवल पे काम करता है, और उससे ऊपर एक वाई है। अब ये वाई जो है ये इसका सुपीरियर है, तो इसका मतलब वाई एक्स की परफॉर्मेंस को मैनेज करेगा। लेकिन वाई का एक सुपीरियर है जिसका नाम है पी। अब देखो, जब हम y और x की रिलेशनशिप देखते हैं तो y सुपीरियर है, x सबॉर्डिनेट है। लेकिन जब हम p और y की रिलेशनशिप देखते हैं, p सुपीरियर है और y सबॉर्डिनेट है। p y की परफॉर्मेंस को मैनेज करेगा। p का भी कोई बॉस है s, तो अब s सुपीरियर है और p सबॉर्डिनेट है। s p की परफॉर्मेंस को, ये ऑनलाइन मतलब ये लाइन टू लाइन चलता जा रहा है, लाइन मैनेजर से। इसमें अकेला कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं है कि वो बोलेगा ईयर एंड हो गया, किसने अच्छा काम किया लो रिवॉर्ड दे दो, नहीं। ये पूरी साल चलने वाला एक प्रोसेस है, पूरी साल चलने वाला एक प्रोसेस है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही।
सर अभी तक मुझे ये समझ में आ गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंपनी के एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की कोशिश करी जाती है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो लगातार पूरी साल चलता रहता है, और इसके अंदर एम्प्लॉयज का जो ऑब्जेक्ट है उसको कंपनी के ऑब्जेक्ट के साथ में अलाइन कर दिया जाता है। जब अपन ने रेगुलर क्लास में पढ़ा था प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को याद होगा, मैंने इसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ा था अपन लोगों ने, जेठालाल और सोडी, उन दोनों के बिजनेस को कनेक्ट करते हुए हम लोगों ने एक बहुत शानदार एग्जाम्पल पढ़ा था, कहानी पढ़ी थी, जिससे ये क्लियर करा था। क्लियर है ये चीज यहां तक? फिर मैंने आपको अपना नेक्स्ट आया था परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बीच में डिफरेंस, ये क्लियर हो गया यहां तक। अब एक क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल आखिर कैसे चलती है? बड़ा ही सिंपल है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल आखिर कैसे चलेगी, देखो। देखिए, एक मिनट रुके। भाई आज सपोज कीजिए ना, आज सपोज कीजिए कि किसी कंपनी के अंदर, आज सपोज कीजिए किसी कंपनी के अंदर कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट के, कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट की परफॉर्मेंस को अगर इंप्रूव करेगा, मैनेज करेगा, तो कैसे करेगा? पहले वो उसकी प्लानिंग करेगा, पहले वो बोलेगा कि देखो भैया हमने ये प्लानिंग करी है, हमें ये टारगेट अचीव करना है। तो पहले तो प्लानिंग हुई, इनिशियल लेवल पे प्लानिंग कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब अब आपने प्लानिंग कर ली, अब आप उसके ऊपर एक्ट करो, मतलब उसे इंप्लीमेंट कर दो। पहले हमने प्लानिंग करी कि यार हमें ऐसा ऐसा करना है, ये अचीव करना है, फिर एक्चुअली में उसके ऊपर एक्ट करने लग जाओ, उसे इंप्लीमेंट करने लग जाओ। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब जब उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उस वक्त मॉनिटरिंग करो कि क्या सही तरीके से, क्या सही तरीके से उसको एक्ट किया जा रहा है। और जब उसका एक्ट कंप्लीट हो गया, अब रिव्यू करो कि सबॉर्डिनेट ने अच्छे से काम किया कि नहीं किया, और अगर अच्छे से काम नहीं किया तो फिर उसकी गलतियां, उसकी वीकनेस बताओ और टूल्स बताओ इंप्रूव करने के लिए। लेट सपोज, लेट सपोज कि एक कंपनी है आपकी, टाटा कंपनी। लेट सपोज इसको हम ऐसे लेकर चलते हैं, लेट सपोज हम इसको ऐसे लेकर चलते हैं, एक कंपनी है जिसका नाम है घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। लेट सपोज हम इसमें ये लेकर चलते हैं कि जो जेठालाल है, जो जेठालाल है वो सुपीरियर है, जो जेठालाल है वो सुपीरियर है। एंड लेट सपोज हम ये लेकर चलते हैं कि जो बाघा है वो सबॉर्डिनेट है, जो बाघा है वो सबॉर्डिनेट है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो अब हो क्या रहा है बच्चों, अब हो क्या रहा है कि जेठालाल बाघा को, उसकी परफॉर्मेंस मेजर करना चाहता है, तो कैसे करेगा? चार स्टेप में। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, स्टेप वन में क्या होगा? स्टेप वन के अंदर वो पहले उसे टारगेट देगा, मतलब प्लानिंग करेगा कि किस तरीके से काम करना है। फिर स्टेप नंबर टू, ये जेठालाल बाघा को बोल रहा है कि हमारी ये प्लानिंग है, ये अचीव करने का है हमको, और तुम सबॉर्डिनेट हो तो तुम परफॉर्म करोगे, है ना? फिर स्टेप टू में वो बोलेगा कि ठीक है, मैंने तुम्हें प्लानिंग बता दी, मैंने तुम्हें बता दिया कि हमें क्या अचीव करना है, अब एक्ट करो, अब इंप्लीमेंट करो तुम, अब काम करना शुरू कर दो उसके ऊपर। और जब वो काम कर रहा होगा बाघा, तो जेठालाल जो सुपीरियर है वो मॉनिटरिंग करेगा कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब बाघा बोलेगा कि सेठ जी मैंने काम कर दिया अपना, तब आएगा स्टेप फोर। और स्टेप फोर के अंदर जेठालाल क्या करेगा? जेठालाल रिव्यू करेगा कि बाघा ने सही से काम किया कि नहीं किया, बाघा ने अच्छे से काम किया कि नहीं किया। और अगर नहीं किया तो फिर बताएगा कि तुमने क्या मिस्टेक करी, तुमने ये गलतियां करी। फिर बताएगा कि इन गलतियों को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सर इससे हो क्या रहा है? इससे बाघा की परफॉर्मेंस जो है
वो अच्छी हो रही है, इंप्रूव हो रही है, बेटर हो रही है, इफेक्टिव हो रही है। और सर इस पूरे प्रोसेस को, ये जो 4 हमने स्टेप पढ़ा, कि पहले हमने पढ़ा कि प्लानिंग करी, फिर प्लानिंग करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट जब हो रहा था उस वक्त उसकी मॉनिटरिंग करी, और एट द एंड जब वो इम्प्लीमेंट हो गया तो रिव्यू करा कि सही से काम किया कि नहीं किया। इस प्रोसेस को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल बोला जाता है। ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल का पहिया चलता रहता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात यहां तक समझ में आ गई सर, मजे ही मजे, यहां तक किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने समरी बुक के अंदर ना, जब मैंने ये समरी बुक डिजाइन करी ना, जब कर रहा था, मेरे माइंड में एक थॉट था। मेरे माइंड में ये थॉट था कि यार नॉर्मली तो क्या है, अपन स्टडी मटेरियल देखते हैं अपना जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिया है, अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा सा उसी फॉर्म में दिया गया है जैसे पहले हमेशा हुआ करता था। थोड़ा बोरियत होती है पढ़ने में, उतना मजा नहीं आता है। मैंने सोचा कि अपन अपनी बुक को ना थोड़ा सा इस तरीके की बनाएं कि बच्चे को पढ़ने में एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्स हो। कंटेंट अच्छा हो उसका, नो डाउट कंटेंट अच्छा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो तो हमने कर दिया यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना चार्ट फॉर्म में इसको दिया जाए, तो जैसे चार्ट फॉर्म में देने की कोशिश करी। उसके अलावा जैसे इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं हम लोग जब पढ़ते हैं, तो मान के चलिए कोई भी इंपॉर्टेंट नोट आ गया, तो हम नॉर्मली बड़ा बोरिंग सी जगह पर हमेशा लिख देते हैं इंपॉर्टेंट नोट। उसकी जगह पर हमने सोचा कि क्यों ना एक रिमाइंडर करके दिया जाए, तो बच्चों को थोड़ा और अच्छे से क्लिक होगा। क्योंकि क्या होता है, हमें कोई अलग चीज दिखती है ना, अनोखी चीज अगर कोई दिखती है, अजूबा कोई हमें दिखता है, यूनिक, तो वो हमें थोड़ा लंबे टाइम तक रिटेन रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इंपॉर्टेंट नोट की जगह ये रिमाइंडर करके बच्चों को दिया जाए। ये इंपॉर्टेंट नोट ही है, बस थोड़ा सा यूनिक भी है, ताकि बच्चा थोड़ा सा एकदम से उसे याद आएगा कि यार ये कुछ अलग दिया हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलना चाह रहा है, ये याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कोशिश करिए हमने कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना बुक को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए, ताकि जब आप पढ़ो ना आराम से बैठ के, तो थोड़ा सा फील गुड हो कि हाँ यार पढ़ने में मजा आता है। चलिए अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जो कि है एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आया जो अभी अभी मैंने बताया, अगर ये प्रोसेस समझ में आया, तो आप इसको चाहे से बोल दो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, या फिर चाहे से आप बोल दो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सेम बात है। देखो सेम बात बोल रहा है कि पहले प्लानिंग करो, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करो कि क्या करना है, फिर उसके बाद में पर इंप्लीमेंट करो और उसे रिव्यू करो, फिर उसके बाद में फीडबैक दो कि आखिर किस तरीके का उसने काम किया, किस तरीके का काम नहीं किया, और एट द एंड अगर उसने अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड दे। तो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलोगे सर 4 एलिमेंट्स हैं या 4 कंपोनेंट है। क्या है सर? सबसे पहले है प्लानिंग करो, मतलब अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो, फिर उसके बाद में एक्ट करो और उसे रिव्यू करो कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब वो काम पूरा हो जाए तो फिर उस पे अपना फीडबैक दो, अच्छा किया कि बुरा किया, और एट द एंड अगर ऐसा लगे कि यार सच में बहुत अच्छा काम किया है, अगर एट द एंड ऐसा लगे कि यार सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, तो फिर उसमें रिवॉर्ड दो, तो फिर उसको रिवॉर्ड दो। क्लियर ये चीज यहां तक? और देखिएगा स्टूडेंट, ये बोलता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़े, ये लूप में चलते हैं, ये कंटिन्यू चलते हैं। अगर किसी कंपनी को अपना सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसको सक्सेसफुल बनाना है,
तो इन प्रोसेस को उसे कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा, साइकिल के अंदर सीक्वेंस में यूज करना पड़ेगा। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट बीच में आपने ड्रॉप कर दिया और फर्स्ट से सीधा थर्ड पर आ गए, फोर्थ पर आ गए, तो फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो सिस्टम है आपका, वो बोला जाएगा कि ये सही ऑपरेशन में नहीं चल रहा है, ये सक्सेसफुल नहीं है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, इनको हमें सीक्वेंस में यूज करना चाहिए कि पहले प्लानिंग करो, फिर रिव्यू करो। प्लानिंग हो रही है, जब वो परफॉर्म हो रहा है तो देखो, मॉनिटरिंग, रिव्यू करो, उसके बाद में फीडबैक दो, और अगर अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड दो। आ रही है मेरी बात समझ में? इसको इसी सीक्वेंस में चलना चाहिए। एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है इस चीज के ऊपर कि एलिमेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं, अगर वो लूप में नहीं चलते हैं तो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। अगर बच्चों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको बोला कि यार परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जरूरी है। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यू, एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, और इसके अंदर कोशिश करी जाती है कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको और बेहतर किया जा सके। कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको टॉप लेवल पर लेकर जाया जा सके, और कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स हैं, उसको कंपनी के ऑब्जेक्टिव गोल के साथ में अलाइन किया जा सके, ताकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए डेडिकेशन के साथ में काम करें। अब इन सब चीज, इतना सारा हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बताओ, आखिर क्यों किसी कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूज किया जाता है, आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या वजह है, आप बिंदास लिख कर आ सकते हो। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्यों कर रहे हैं? ताकि एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है वो सुपीरियर हो जाए, उनको अच्छी नॉलेज और स्किल मिल सके। कंपनी के अंदर जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है कि अगर एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, इसको सही से इंप्लीमेंट किया जा सके। जो सुपीरियर है और जो उसका सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय है, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, डेडलॉक, बबल क्रिएट नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। और उसके अलावा कंपनी का तो ग्रोथ हो ही हो, जो एम्प्लॉय है उसका भी पर्सनल ग्रोथ हो, उसका भी एडवांसमेंट हो, उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के। देखिए स्टूडेंट्स, इसको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर आप अपने मॉड्यूल के अंदर देखोगे ना, तो मॉड्यूल में बड़ा ही गिचपिच करके दिया हुआ है, लेकिन यहां पर हमने इसको बहुत ही सुंदर और शानदार तरीके से दिया हुआ है, ताकि जब आप पढ़ोगे तो आपको ये रहेगा कि यार मेरे को सिर्फ 5 पॉइंट्स याद करने हैं और पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मेरे माइंड में फिक्स हो गया। क्लियर ये चीज? अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों आगे। अब देखिए यहां पर दो टर्म आ जाते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर दो टर्म आ जाते हैं। एक टर्म आ जाता है प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, एक टर्म आ जाता है प्रोडक्टिविटी, और दूसरा टर्म आ जाता है यहां पर एफिशिएंसी। सर आखिर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट इज मोर देन द इनपुट। मतलब जितना आपने लागत लगाई, जितना आपने खर्चा किया, जितना आपने इनपुट दिया, उससे ज्यादा कमाई, उससे ज्यादा आउटपुट आया, दैट इज प्रोडक्टिविटी। लेट सपोज लेट सपोज कि एक कंपनी है, लेट सपोज कि एक कंपनी है, और उसने 100 रुपए का इनपुट लगाया, उसने 100 रुपए का इनपुट, 100 रुपए के इनपुट में रॉ मटेरियल भी आ गया, लेबर का खर्चा भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्चा आ गया, 100 रुपए का इनपुट लगाया उसने, और उस 100 रुपए के इनपुट से उससे 150 रुपीज का आउटपुट निकला। मतलब 50 रुपए कमाए उसने। क्या हम ये बोल सकते हैं ये कि ये कंपनी प्रोडक्टिविटी के साथ में काम कर रही है? जी हां, ये कंपनी प्रोडक्टिविटी के साथ में काम कर रही है। लेकिन वहीं पर प्यारे बच्चों दूसरा टर्म आ जाता है हमारा, जो कि है एफिशिएंसी। क्या सर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है? जी हां डिफरेंस है, जी हां डिफरेंस है, जी हां बिल्कुल डिफरेंस है।
प्रोडक्टिविटी का बड़ा सिंपल रूल है, मैंने जितना इनपुट लगाया उससे ज्यादा मेरे को आउटपुट मांगता है, बात खत्म। अगर मैंने 100 रुपए का इनपुट लगाया और मेरे को 110 रुपए का आउटपुट मिलता है, चाहे से मैंने सिर्फ 10 रुपया कमाया, मैं ये बोलूंगा कि मैं प्रोडक्टिवली काम कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जितनी मैं एनर्जी लगा रहा हूं, जितना मैं अपना खर्चा कर रहा हूं, जितनी मैं लागत लगा रहा हूं, उससे ज्यादा मैं कमा कर लेकर आ रहा हूं, मैं प्रोडक्टिवली काम कर रहा हूं भाई। लेकिन एफिशिएंसी बोलती है कि सुनो, सुनो, अगर तुमने 100 रुपए का इनपुट लगाया और उससे 150 रुपीज का आउटपुट आया, तुमने 50 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, ये तो बोला जाएगा कि तुम प्रोडक्टिवली काम कर रहे हो। लेकिन सोचो, लेकिन सोचो रियल मार्केट में, अगर अगर रियल मार्केट में सेम 100 रुपए का इनपुट लगाकर मैक्सिमम आउटपुट 200 का कमाया जा सकता है, अगर 200 का मैक्सिमम आउटपुट कमाया जा सकता है, लेकिन कंपनी कितना कमा रही है? 150 ही कमा रही है, बोला जाएगा कंपनी प्रोडक्टिवली काम कर रही है, पर एफिशिएंसी के साथ में काम नहीं कर रही। क्योंकि एफिशिएंसी क्या बोलता है? देखो, एफिशिएंसी दो टाइप की होती है। एक होती है टेक्निकल एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी होती है प्यारे बच्चों, वो दो टाइप की होती है। एक होती है टेक्निकल एफिशिएंसी और एक होती है एलोकेटिव एफिशिएंसी। यहां पर मैं टेक्निकल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, एलोकेटिव की बाद में बात करूंगा। मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि देखो, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आउटपुट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, जितना आपने इनपुट लगाया उससे ज्यादा। लेकिन वहीं पर जो टेक्निकल एफिशिएंसी है, अभी मैं टेक्निकल एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। टेक्निकल एफिशिएंसी बोलता है कि आपने आउटपुट जितना लगाया, वो सॉरी, आपने जितना इनपुट लगाया, जितना इनपुट आपने इन्वेस्ट किया, उस पर आप मैक्सिमम आउटपुट लेकर आओ। अगर अगर आप जितना इनपुट लगा रहे हो उसके ऊपर मैक्सिमम आउटपुट अगर आप जनरेट कर रहे हो, तो बोला जाएगा कंपनी टेक्निकली एफिशिएंट है। अगर आप इनपुट लगाकर मैक्सिमम आउटपुट जनरेट नहीं कर रहे हो, बोला जाएगा कंपनी प्रोडक्टिव है, क्योंकि जितना इनपुट लगा रही है उससे ज्यादा आउटपुट कमा के दे रही है, नो डाउट प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन टेक्निकली एफिशिएंट नहीं है, मैक्सिमम आउटपुट नहीं कमा पाई। स्टूडेंट बोलता है मेरे को समझ में आती है सर, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी टेंशन, दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी नहीं है, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन सर यहीं पर आपने बोला कि एफिशिएंसी दो टाइप की होती है, जिसमें से एक टेक्निकल एफिशिएंसी तो आपने बता दी, लेकिन सर एक एफिशिएंसी और होती है जिसको एलोकेटिव एफिशिएंसी बोला जाता है, उसका मतलब क्या होता है? देखो, अलोकेटिव एफिशिएंसी क्या बोलता है बच्चों? अलोकेटिव एफिशिएंसी बोलता है कि आप अपने इनपुट से वो प्रोडक्ट, वो आउटपुट निकालो जिसकी मार्केट में कस्टमर्स के बीच में ज्यादा डिमांड है, वो निकालो। अलोकेटिव एफिशिएंसी टेक्निकल से डिफरेंट है। टेक्निकल एफिशिएंसी क्या बोल रही है? टेक्निकल एफिशिएंसी आंख बंद करके बोलती है मेरे को मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। लेकिन अलोकेटिव क्या बोलती है? अलोकेटिव बोलती है कि देखिए, मेरे पास में जो इनपुट है ना, मैं उसको मैक्सिमम आउटपुट के लिए अलोकेट नहीं करूं, अपने इनपुट को ऐसे ही अलोकेट नहीं कर दूं कि तुम मैक्सिमम आउटपुट निकालो। मैं अपने इनपुट को अलोकेट करूं वो वाला आउटपुट, वो वाला फिनिश गुड्स बनाने के लिए जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, मार्केट में डिमांड है। लेट सपोज एग्जांपल देता हूं मैं आपको, लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कोई क्लोथिंग शोरूम है और उसके पास में कुछ कपड़ा, मतलब इनपुट है, रॉ मटेरियल इनपुट है। अगर वो उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाले, अगर वो उससे, तो नॉर्मल जो शर्ट और पैंट बनाए, अगर वो सिल के दर नॉर्मल शर्ट और पैंट सिल के दे, बहुत मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा।
बहुत सारे शर्ट पैंट बन जाएंगे। लेकिन वो बोल रहा है मार्केट में नॉर्मल शर्ट पैंट नहीं चलती, बल्कि लोगों को ना थ्री पीस सूट चाहिए। ये मार्केट में कस्टमर्स चाहते हैं अभी। तो वो क्या कर रहा है, वो क्लोथिंग शोरूम जो है अपने इनपुट को कहां यहां अलोकेट नहीं कर रहा है कि तुम मैक्सिमम आउटपुट निकालो, बल्कि कहां पर अलोकेट कर रहा है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वही बनाओ तुम इस वक्त वही बनाओ, उनकी डिमांड को फुलफिल करो। तो बोला जाएगा कंपनी एलोकेटिव एफिशिएंट है, टेक्निकल एफिशिएंट नहीं है। इस केस में कंपनी एलोकेटिव एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम आउटपुट नहीं बना रही है, वो उस पर्टिकुलर कपड़े से इनपुट से थ्री पीस सूट बना रही है जो कि कम बन रहा है, काफी कटाई चटाई हो रही है, काफी तो वेस्ट निकल के जा रहा है, मैक्सिमम आउटपुट नहीं बन रहा है। मैक्सिमम आउटपुट बनता है जब वो सिंपल शर्ट पैंट बनाती, लेकिन वो अलोकेटिव एफिशिएंट है। तो हो सकता है कोई कंपनी किसी सिचुएशन में टेक्निकल एफिशिएंट ना हो लेकिन एलोकेटिव हो, कोई कंपनी किसी सिचुएशन में एलोकेटिव एफिशिएंट हो लेकिन नहीं हो लेकिन टेक्निकल हो सकता है ऐसा। जैसे मैं और एग्जांपल देता हूं आपको, मैं और एग्जांपल देता हूं। कोरोना के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पर जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, उन्होंने कोरोना की जो वैक्सीन बनाई, कैसे बनाई सर? कुछ इनपुट यूज किया उन्होंने, रॉ मटेरियल यूज किया और उसमें कुछ करी प्रोसेसिंग और उसके थ्रू वैक्सीन बन गई। क्या उन्होंने उस इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकाला? नहीं सर। अगर वो उस इनपुट से कोरोना के वैक्सीन की जगह जुकाम की दवाई बनाते ना, बहुत सारी दवाइयां बना देते, वो बहुत सारी दवाइयां, मैक्सिमम आउटपुट तब आता। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, भी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड किसकी है? कोरोना की वैक्सीन की, हम उनकी डिमांड को फुलफिल करेंगे। तो इस केस में बोला जाएगा कंपनी एलोकेटिवली एफिशिएंट है, टेक्निकली एफिशिएंट नहीं है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक बिंदास समझ में आता है, यहां तक सर मजे ही मजे, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मेरे को समझ में आ गया। अब बच्चों, जब भी मैं ये बात बताता हूं स्टूडेंट्स को कि भाई प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में डिफरेंस है, फिर उसके बाद एफिशिएंसी भी दो टाइप के, टेक्निकल और एलोकेटिव। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को समझ में आ गया, पर सर एग्जाम में कभी कभी हमने देखा है और हमारे स्टडी मटेरियल में एक टॉपिक दिया हुआ है कि प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को मेजर कैसे किया जाए। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है टोटल फैक्टर, एक होता है पार्शियल फैक्टर। और इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन आपका काफी बार आ चुका है, काफी बार एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुका है। टोटल फैक्टर के अंदर क्या होता है, एक मिनट रुके। हाँ जी, टोटल फैक्टर और पार्शियल फैक्टर का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल है। अगर हमें कभी ये मेजर करना है कि कोई कंपनी प्रोडक्टिवली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो दो मेथड होते हैं। उसमें एक आता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है पार्शियल, मतलब पूरा तो नहीं है, टोटल तो नहीं है, कंप्लीट तो नहीं है। मतलब अगर आप एक इनपुट में चेंज लेकर आते हो तो उससे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, इस चीज को जब मेजर किया जाता है तब हम बोलते हैं पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। पार्शियल फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि इनपुट की क्वांटिटी, एक इनपुट की क्वांटिटी में चेंज लाने से कितना चेंज आ गया। लेकिन टोटल फैक्टर का मतलब क्या होता है? कंपनी के अंदर मोर देन वन इनपुट में चेंज आया, उससे आउटपुट में कितना चेंज आ गया, उससे आउटपुट में कितना चेंज आ गया, इसे बोला जाता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो यहां तक बच्चों आज हम लोगों ने अभी तक जो चैप्टर वन के अंदर पढ़ा वो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। मैंने बताया आप लोगों को चैप्टर वन जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है। इसके अंदर कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज किया जाता है, मतलब इंप्रूव किया जाता है। कैसे? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो लाइफ साइकिल है उसके थ्रू किया जाता है, साइकिल के थ्रू।
मतलब पहले वो जो सुपीरियर बंदा है वो सबॉर्डिनेट को कुछ प्लानिंग कुछ टारगेट देता है, फिर बोलता है एक्ट करो, फिर उसके बाद में उसकी मॉनिटरिंग करी जाती है। अगर उसने सही नहीं किया तो उसको टूल्स बताए जाते हैं कैसे इंप्रूव कर सकता है, और अगर उसने अच्छा किया तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। मैंने आपको बोला इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो मेन दो पॉइंट है, जो मेन दो पॉइंट आपको याद रखने, पहला ये कंटिन्यू प्रोसेस है, दूसरा इसके अंदर एम्प्लॉय की जो गोल है उसको कंपनी के गोल के साथ अलाइन कर दिया जाता है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या सेम होते हैं? जी नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो तो ईयर के एंड में आता है, और ये एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। ये तो लाइन मैनेजर्स होते हैं, मतलब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को समझाएगा, उसका सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को, उसका सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को समझाएगा। उसके अलावा इसमें कोई रेटिंग नहीं दी जाती, बल्कि कोशिश करी जाती है कि एम्प्लॉइज जो हैं उनको ज्यादा मोटिवेट किया जाए, उनके परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। इसमें रेटिंग चलती है क्योंकि इसमें एट द एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे थे। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताई थी कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये लूप में लगातार सीक्वेंस में प्रेफरेंस में चलते हैं। बीच में अगर किसी भी कंपोनेंट को आपने हटा दिया तो ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का प्रोसेस है ये गड़बड़ा जाएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को मैंने आपको बताया, एक तो परफॉर्मेंस सुपीरियर हो जाए एम्प्लॉइज की, उनकी नॉलेज स्किल बढ़ जाए, जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए, एम्प्लॉइज की खुद का पर्सनल ग्रोथ भी हो, और एम्प्लॉइज और सुपीरियर बंदा जो है उनके बीच में प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। फिर मैंने बोला प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में डिफरेंस होता है। प्रोडक्टिविटी बोलता है इनपुट से ज्यादा आउटपुट निकल के आ जाए, लेकिन एफिशिएंसी दो टाइप की है, एक टेक्निकल एफिशिएंसी है। टेक्निकल एफिशिएंसी ये बोलती है कि जितना आपको इनपुट दिया गया है उससे मैक्सिमम आउटपुट निकालो, जबकि एलोकेटिव एफिशिएंसी ये बोलती है कि जितना इनपुट दिया गया है उससे मैक्सिमम आउटपुट मत निकालो, लेकिन उससे वो आउटपुट निकालो जिसकी मार्केट के अंदर एक्चुअली में डिमांड है, जरूरत है। क्लियर है ये चीज? इसको मेजर कैसे किया जाता है? दो तरीके होते हैं, टोटल फैक्टर और एक पार्शियल। पार्शियल में क्या होता है? पार्शियल नाम से बता रहे हैं, पार्शियल मतलब एक इनपुट में चेंज हुआ तो आउटपुट में कितना चेंज आ गया। टोटल का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन इनपुट में चेंज हुआ तो कितना आउटपुट में चेंज आ गया। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात आपकी एकदम बिंदास समझ में आ गई। स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं यहां तक एक बार आप लोग इसको रिवाइज करें। ये आज चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट क्लास है, एक बार यहां तक आप लोग रिवाइज करें। फिर हम लोग सेकंड क्लास में अपने आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, थर्ड क्लास में फोर्थ क्लास में आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अच्छे से पढ़ेंगे और इजी लैंग्वेज में इसको देखते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस आखिर ये बोलता है कि देखो कंपनी के अंदर काफी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। कंपनी के अंदर काफी सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कंपनी का बैलेंस शीट हो गया, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ये जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं ये एट द एंड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताते हैं कि आखिर कंपनी की क्या सेल हुई है, ये बताते हैं कि आखिर कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये बताते हैं कि कंपनी की करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के अंदर लाइबिलिटी ज्यादा है, कंपनी के असेट्स कम है। अब तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से फर्क क्या पड़ता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से पता लगता है कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में और कंपनी की वीकनेस के बारे में। सपोज करिए कि आज अगर कोई कंपनी है और सपोज करें कि आज वो कंपनी 4 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उसमें से 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं, बट एक प्रोडक्ट ऐसा है जो प्रॉफिट जनरेट नहीं करता। एट द एंड जब ईयर एंड पे हमारे सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे तो ये बात उसमें क्लियरली शो होगी कि ये जो प्रोडक्ट है इसने कंपनी को लॉस किया है या प्रॉफिट जनरेट नहीं किया है। कंपनी को पता लगता है कि आखिर उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, जैसे उसे और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि वो उसके ऊपर स्पेशलाइजेशन हासिल कर सके, और ऐसा कौन सा पॉइंट है कंपनी के अंदर जो बहुत ही नॉर्मल है, सिंपल है, लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है, वीकनेस है कंपनी की, उस पर उसे ध्यान देना चाहिए। सर आखिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से कंपनी को और क्या फायदा हो रहा है? देखो कंपनी फोरकास्ट कर पाती है।
कंपनी अपनी फोरकास्टिंग कर पा रही है, कंपनी अपना फोरकास्ट कर पा रही है कि आगे आने वाले टाइम में हम आगे और कितना अर्न कर सकते हैं या हमारे पास में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेट सपोज कि जब मैंने अपनी स्टार्ट करी थी ये कंपनी, मोहित बंसल क्लासेस कंपनी जब मैंने शुरू करी थी, और जब हमने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हमें ये नहीं पता था कि कित वीडियोस जो है वो कितने स्टूडेंट्स के पास में पहुंच जाएगी या कितने बच्चों को हमारी क्लास पसंद आएगी नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग में जब हमने अपनी बुक्स पब्लिश करी थी, स्टार्टिंग में जब हमने अपनी बुक पब्लिश करी तो बहुत कम क्वांटिटी में, और बुक भी क्या, एक तरह से वो नोट्स थे, है ना, स्पाइरल नोट्स के नाम पे मैंने पब्लिश किए, कि उनका स्पाइरल निकलवाता था ताकि एक तो खर्चा कम आए और बहुत कम क्वांटिटी में ये करवाता था। उसका रीजन था, उसका रीजन ये था कि हमारे पास में अभी तक हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस किया नहीं था, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आए थे, वो शुरुआत थी। लेकिन एक बार जब मेरे पास में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आई और ये फील हुआ कि हाँ, जितना हमने सोचा था उससे अच्छा ही बिजनेस हुआ है, उससे ज्यादा ही बुक्स निकली हैं, और फिर हमने फोरकास्ट करना शुरू किया कि अब आगे आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ने ही वाली है, बच्चों को पसंद आ रहा है, वो रेफर कर रहे हैं, अब डिमांड बढ़ने वाली है। अब फिर हम स्पाइरल से प्रॉपर बुक पब्लिश की फॉर्म में आ गए, और हमें पता लगा कि हम आगे कितना ग्रो कर रहे हैं, किस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, किस रेट से ग्रो कर रहे हैं। कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होते हैं वो कंपनी के लिए उसकी कंपनी की वीकनेस बताते हैं, कंपनी की स्ट्रेंथ बताते हैं, ये बताते हैं, फोरकास्ट करने में हेल्प करते हैं। कंपनी देखती है कि यार मैंने अभी जो मेरा हिस्ट्री है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो क्या शो कर रहा है, मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, तो आगे आने वाले टाइम में मैं कितना और कर सकता हूं, वो इस चीज को शो करते हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का जब एनालिसिस किया जाता है कंपनी के अंदर, तो कौन किस किस चीज को चेक किया जाता है या एरियाज क्या हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के? देखो, एक तो कंपनी की वर्किंग कैपिटल को देखा जाता है कि भाई कंपनी के पास में इतना तो काम होना कि वो एटलीस्ट अपना बिजनेस रन कर सके। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी अपना बिजनेस ही रन नहीं कर पा रही है, उसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो गई हैं। आज सपोज कीजिए ना, अगर आज आप एक कंपनी चलाते हो, आज अगर आप एक कंपनी रन कर रहे हो, बिजनेस के अंदर तो कभी भी फंड्स की रिक्वायरमेंट आ सकती है, आपको अचानक से फंड की रिक्वायरमेंट आ सकती है। आपको लगे मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मार्केटिंग की जरूरत पड़ गई है, एक्स वाई जेड किसी भी वजह से पैसे की जरूरत पड़ सकती है। अब अगर आपके पास में आपकी वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, अगर आप अपना बिजनेस ही स्मूथली रन नहीं कर पा रहे हो, अगर आपकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई हैं, दैट मीन्स ये दिक्कत वाली बात है। हो सकता है आप यहाँ तो ये मौका है, जल्दी से इसको सही कर लो, अदरवाइज हो सकता है कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाएगी। पहला एरिया तो हो गया कंपनी का वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। दूसरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो जाता है, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तीसरा एक्टिविटी मतलब रेशियो, जिसके अंदर ट्रेंड एनालिसिस आ जाता है। हम देखते हैं पिछले सालों का कि कंपनी किस अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रही है। क्लियर ये चीज यहां तक? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये अगर किसी भी कंपनी का एक्स वाई जेड, सपोज करते हैं आज हम, सर सपोज करिए कि आज अगर कोई भी कंपनी है और अगर उस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस किया गया, तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या सिर्फ इस कंपनी को ही बेनिफिट देता है? नहीं, कुछ अदर इंटरेस्टेड कुछ अदर इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं जो कि कंपनीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस को चेक करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस उन कंपनीज के साथ में चल रहा है एक तरह से। तो जब भी किसी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है, चेक किया जाता है कि आखिर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोलते हैं, तो वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस सिर्फ उस कंपनी को बेनिफिट नहीं देता या सिर्फ उस कंपनी को जानकारी नहीं देता, बल्कि जो अदर इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं उनको भी जानकारी देता है। सर इंटरेस्टेड ग्रुप्स जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे क्रेडिटर हो गया। आज आप सपोज करिए कि आपकी कंपनी है एक्स वाई जेड। अब आप किसी से पैसा लेने के लिए गए, मतलब आप किसी क्रेडिटर के पास में, किसी बंदे के पास में गए, बैंक के पास गए, एचडीएफसी के पास गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, बोला हमको लिक्विडिटी, हमको पैसा दे दो। तो क्रेडिटर बोलेगा कि पहले आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे पास में लेकर आइए,
मैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करूं, ताकि मैं ये पता करूं कि आपने पिछले साल क्या कमाया, आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको पैसा उधार पर देने वाला हूं, मैं ये चेक करूंगा ना कि आखिर आप कैपेबल हो कि नहीं मुझे मेरा पैसा विद इंटरेस्ट रिटर्न करने के लिए, वापस करने के लिए। और ये बात क्रेडिटर कैसे चेक करेगा? जब वो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक कर लेगा। क्रेडिटर यहां पे इंटरेस्टेड ग्रुप हो गया, क्योंकि वो कंपनी को पैसा देने वाला है। सेम हो गया बॉन्ड होल्डर। बॉन्ड होल्डर कौन हो गया? जैसे बॉन्ड का मतलब होता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, है ना, जैसे डिवेंचर्स हो गए, या और भी काफी सारे बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, वो भी एक तरह का कंपनी को लोन दे रहे हैं। तो वो भी पहले कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। क्योंकि आज अगर मैं किसी कंपनी के डिवेंचर परचेज कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं एक तरीके से कंपनी को लोन दे रहा हूं। मुझे इस बात का तो इंश्योरिटी लेनी पड़ेगी ना कि कल को कंपनी मेरे पैसे को मुझे वापस रिटर्न कर देगी, अदरवाइज तो मेरा पैसा डूब जाएगा। इसीलिए बॉन्ड होल्डर भी यहां पर इंटरेस्टेड पर्सन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है इन्वेस्टर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज अगर आप किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो क्या ऐसी किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करोगे जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो अवेलेबल ही नहीं है, या फिर अवेलेबल हैं तो उनमें शो हो रहा है कि कंपनी जो है वो लगातार कंटिन्यू लॉस में चल रही है, कंपनी बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं जा रही है, काफी टाइम से स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग भी नहीं हो रही है, ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कंपनी कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, कंपनी का स्ट्रक्चर बदलने वाला है, तो आप उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। आप प्रैक्टिकली ये सोचिए कि आज अगर आप प्रैक्टिकली ये सोचिए, आज अगर आपके माइंड में आता है कि यार मैं किसी कंपनी के अंदर क्यों ना पैसा इन्वेस्ट करूं, क्यों ना मैं किसी कंपनी की सिक्योरिटीज को परचेज कर लूं, तो क्या आप ये नहीं सोचोगे, तो बच्चों क्या आप ये नहीं सोचोगे कि यार पहले मैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस तो कर लूं, मैं चेक तो कर लूं कि आखिर कंपनी के पिछले 6 महीने के अंदर जो शेयर का ट्रेंड है वो किस तरीके से चल रहा है, कहीं लगातार शेयर प्राइस गिर तो नहीं रही है, या 1 साल का मैं चेक कर लूं। तो यहाँ पर इंटरेस्टेड भी आप, इंटरेस्ट इन्वेस्टर जो है वो इंटरेस्टेड पर्सन हो गया। इसके अलावा कंपनी का खुद मैनेजमेंट कंपनी के अंदर चेकिंग करता है लगातार, इंटरनल कंट्रोल के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को और बेटर बनाने के लिए। क्योंकि देखो, ऐसा कभी भी हर, चाहे कंपनी है, चाहे इंडिविजुअल पर्सन है, चाहे कोई भी है, अगर ग्रो करना है तो आपको टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ेगा। अगर आप टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगे, तो आप देखो ना, रॉयल एनफील्ड जो है, बुलेट रॉयल एनफील्ड जो है, वो अपनी उसकी फेमस बाइक है, और बहुत टाइम से फेमस बाइक है, लेकिन फिर भी वो आज के मार्केट को देखते हुए अपने में चेंज लेकर आता है। रॉयल एनफील्ड पहले जानी जाती थी उसकी किक के लिए। क्या रॉयल एनफील्ड को ना हर कोई स्टार्ट नहीं कर सकता, चलाने की बात तो दूर है, स्टार्ट भी नहीं कर सकता। उसका किक जब मारते थे ना तो एकदम से वापस आता था। और पहले उसका किक इधर लेफ्ट साइड में हुआ करता था, लेफ्ट से किक मारना तो और भी दिक्कत हुआ करता था। लेकिन फिर रॉयल एनफील्ड को लगा कि यार अब मार्केट चेंज हो गया है, और अब लोग पहले के जितने फिजिकली स्ट्रेंथ भी नहीं है। दूसरा, अब बच्चे बच्चे इन द सेंस कि मतलब जो थोड़ा बहुत यंग हुआ एकदम से वो भी बुलेट चलाना चाह रहा है, वो भी रॉयल एनफील्ड चलाना चाह रहा है। और अब लोगों को सेल्फ स्टार्ट चाहिए, तो उसके लिए रॉयल एनफील्ड ने क्या किया होगा? रॉयल फील्ड के कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद ने चेक किया होगा कि आखिर हम कहाँ पर पीछे जा रहे हैं, कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं, और फिर उन्होंने उसको नया डिजाइन दिया, उसकी नई आवाज करी, सेल्फ स्टार्ट दिया, नई तरीके का प्रमोशन किया। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो खुद इंटरेस्टेड है। स्टूडेंट बोलता है सर बेस क्लियर है ये चीज यहां तक कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, कंपनी के स्ट्रेंथ वीकनेस इससे का पता लग जाता है, कंपनी अपनी फोरकास्टिंग करने लग जाती है। देन इसके बाद में जो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है, वो सिर्फ कंपनी के लिए मैटर नहीं करता, बल्कि जो अदर इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस है या इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का इंपॉर्टेंस होता है। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है स्टूडेंट्स
नेक्स्ट टॉपिक बोलता है स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि जब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाता है तो उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है मटेरियल यूज्ड, कि कंपनी के मटेरियल को यूज करके, कंपनी के प्रोडक्ट्स को सर्विसेज को यूज करके और फिर उसका एनालिसिस किया जा रहा है। और एक होता है मॉडस ऑपरेंडी, जिसको मोड ऑफ ऑपरेशन बोला जाता है। मैं दोनों को आराम से समझा देता हूं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मटेरियल यूज्ड। मटेरियल यूज का मतलब है कि कंपनी का जो मटेरियल है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका एक तरह से आप फीडबैक बोल सकते हैं हम इसको, या उससे कितनी सेल जनरेट हुई इस चीज को। इसमें देखिए, एक मटेरियल यूज भी दो टाइप का होता है, सब डिवाइडेड है। एक एक्सटर्नल एनालिसिस, एक इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, जो कंपनी के बाहर के लोग हैं, मतलब आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इन्वेस्टर है, अगर इन्वेस्टर ने, किसी पर्सन ने, आउटसाइडर ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया और आफ्टर इन्वेस्टिंग उसे रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो दैट मींस कि फाइनेंस, उसके माइंड में भी हमारी गुडविल इंक्रीज हो गई और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी जो है वो पॉजिटिव आ गया। उसके अलावा क्रेडिट एजेंसीज क्या होती हैं, ये एक सीआरए होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स का इशू लेकर आती है, जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स का इशू लेकर आती है, ऑफर लेकर आती है पब्लिक के पास में कि अब हम हमारी सिक्योरिटीज को इशू कर रही हैं, तो कंपनीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज से रेटिंग ले लेती हैं। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिपेंडेंट बॉडी कॉरपोरेट होते हैं, इनका कंपनी से कुछ भी रिलेशन नहीं होता है। और जब भी कोई कंपनी इनके पास में जाती है और बोलती है कि आप, हम अपना इशू लेकर आ रहे हैं, आप रेटिंग दीजिए, तो ये जो सीआरए होती हैं, ये कंपनी के पूरे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को, प्रेजेंट परफॉर्मेंस को, और फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस हो सकती है। जाओ, आप वहां पे जाओ। और फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में कैसी परफॉर्मेंस हो सकती है, एंड उसके हिसाब से फिर वो रेटिंग देते हैं। ये रेटिंग 5 पॉइंट स्केल पर चलती है कि ए प्लस का इशू आ रहा है, कंपनी के शेयर्स बहुत ही अच्छे हैं, इन्वेस्ट कर लो। इससे बेसिकली इन्वेस्टर्स को फायदा होता है डिसाइड करने में कि यार, टाटा कंपनी एक पब्लिक ऑफर लेकर आ रही है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उसने रेटिंग ली थी और उसको बहुत ही शानदार रेटिंग मिली है, तो इन्वेस्टर को हेल्प मिल रही है कि ठीक है, मैं इस इशू के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो ये एक तरह का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस हो रहा है। गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, कि गवर्नमेंट ने आज तक कंपनी के ऊपर कभी कोई पेनल्टी नहीं लगाई, दैट मींस कि कंपनी बहुत अच्छी है। क्रेडिटर हो गए, क्रेडिटर बोल रहे हैं कि यार, हम, ये कंपनी हमसे जब भी पैसा लेती है तो टाइम पर हमको इंटरेस्ट का और पूरे प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट कर देती है, बढ़िया कंपनी। इसी तरह से इंटरनल एनालिसिस भी होता है, कि कंपनी के जो खुद एग्जीक्यूटिव और एम्प्लॉयज हैं, वो भी कंपनी के इंटरनली चेक करते हैं कि यार, कंपनी के अंदर सब कुछ चल रहा है, सही चल रहा है, कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन, जो पॉलिसीज हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, कंपनी के बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। इसको बोला जाता है मटेरियल यूज्ड। एक आता है मोडस ऑपरेंडी, इसका मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एक होता है वर्टिकल एनालिसिस। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो याद रखने वाली बात है, या एमसीक्यू में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वो ये आ जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल मोडस ऑपरेंडी है या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, उसको कुछ और दूसरे नामों से भी बुलाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डायनामिक या कंपैरेटिव। क्यों बोलते हैं, मैं समझाऊंगा, लॉजिक समझाऊंगा पूरा। हॉरिजॉन्टल को डायनामिक या कंपैरेटिव एनालिसिस भी बोला जाता है। सेम उसी तरह से एक और दूसरा एनालिसिस है वर्टिकल, उसको स्टैटिक या कॉमन साइज एनालिसिस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, सिर्फ आप शांति से सुनिए। हम पढ़ रहे हैं कि भैया, कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, आखिर उसको, कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, आखिर उसके कितने टाइप्स होते हैं, किस तरीके से उसकी चेकिंग करी जाती है। तो मैंने आपको बोला कि एक मोडस ऑपरेंडी के अंदर एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। देखिए, मैं इसका आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। सपोज करिए कि एक कंपनी है, टाटा कंपनी। सपोज करिए कि एक कंपनी है, टाटा कंपनी।
टाटा कंपनी ये देख रही है कि यार 2024-25 में कंपनी का प्रॉफिट कितना था और 2025-26 में कंपनी का प्रॉफिट कितना है। टाटा कंपनी इस चीज को कंपेयर कर रही है ताकि वो ये देख सके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस ईयर में हमने जितना प्रॉफिट कमाया था करंट ईयर में कहीं हमने उससे कम प्रॉफिट कमाया हो। बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और यहां पर कंपनी कर क्या रही है, कंपेयर कर रही है। इसीलिए इसको कंपैरेटिव एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग ईयर्स के, उनको अगर आपस में कंपेयर कर रही है, मतलब आप देखो सेम। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ऐसा होता है ना हॉरिजॉन्टल, ये होता है ना हॉरिजॉन्टल सेम। तो चाहे प्रीवियस ईयर का है और चाहे करंट ईयर का है, चेक तो सेम चीज कर रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सेम लेवल की चीज चेक कर रही है, कंपेयर कर रही है। या फिर मान के चलो टाटा कंपनी अपने प्रॉफिट्स को किसी दूसरी कंपनी के प्रॉफिट से कंपेयर कर रही है, उसको भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोला जाता है। कि कंपनी चेक कर रही है कि यार मैं कितना सेम इंडस्ट्री में काम कर रही हूं, मैं भी कार्स मैन्युफैक्चर करती हूँ, महिंद्रा कंपनी भी कार मैन्युफैक्चर करती है, तो आखिर हम दोनों में से ज्यादा प्रॉफिट कमा कौन रहा है। आ रही है मेरी बात आपको यहां तक समझ में। लेकिन वहीं पर सोचिए, अगर टाटा कंपनी ये चीज चेक करे कि मेरे करंट फाइनेंशियल ईयर में सेल कितनी हुई माइनस कॉस्ट कितनी लगी थी माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कंपनी को पता लग रहा है, सपोज करो 100 हुई, सेल हुई 100 रुपए की, कॉस्ट आई थी 70 रुपए की, तो प्रॉफिट हो गया 30 रुपए का। क्या यहां पर कंपनी ने अलग अलग ईयर का कंपैरिजन किया? बिल्कुल भी नहीं, सेम ईयर में किया। ये हो गया वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल ऐसे ही होता है ना, वर्टिकल एनालिसिस। और आप देखिए, क्या यहां पर कंपनी अलग अलग ईयर का कंपैरिजन कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्या यहां पर कंपनी अलग कंपनी से कंपैरिजन कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। तो ये तो एक तरह से स्टैटिक हो गया, मतलब सेम ईयर में, सिंगल ईयर में का चेक किया जा रहा है। इसीलिए इसको स्टैटिक या कॉमन साइज एनालिसिस बोला जाता है। अब अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आ सकता है और मैं दिखाऊंगा भी कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है किस तरीके का आता है। देखो एग्जाम में ऐसे आ जाता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस कैन बी। हालांकि समरी बुक है, समरी बुक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते नहीं है, क्योंकि हम वो अपनी कंसेप्ट बुक में देते हैं नॉर्मली। और यहां पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है एग्जाम में। Financial performance analysis can be classified into different categories on the basis of material used and modus operandi। तो मटेरियल यूज्ड में तो दो होते हैं, मैंने बताए थे, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल और इंटरनल। और मोडस ऑपरेंडी में भी दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात यहां तक आराम से और अच्छे से समझ में आ गई, यहां तक सर मेरे को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे चल सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोक्योरमेंट टू पे। सर ये क्या है? सबसे प्रैक्टिकल और सिंपल प्रोसेस है। क्या सर हमने इसे अपनी लाइफ में कभी देखा है? मैं बोल रहा हूं शायद आप जब, अगर आपके घर में बिजनेस हो रहा है ना, अगर आपके घर में बिजनेस हो रहा है, चाहे कोई भी कर रहा है, चाहे छोटी दुकान भी चलाता है मान लो, इसको ऐसे नेगेटिव वे में मत लीजिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि चाहे कोई छोटी दुकान भी है ना, या छोटी से इन द सेंस कि मतलब नॉर्मल एक सिंपल एक डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप भी खोल रहे हो, बड़ा शोरूम है, बड़ी कंपनी, आपने ये प्रोसेस किया है। आप मेरे से बोल रहे हो कि क्या हमने प्रोसेस देखा है, मैं बोल रहा हूं आपने प्रोसेस किया है लाइफ में। देखिए प्रोक्योरमेंट टू पे का मतलब क्या होता है? प्रोक्योरमेंट टू पे का मतलब क्या होता है? सपोज करिए एक कंपनी है,
सपोज करिए एक कंपनी है और कंपनी क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, लेट सपोज कि कपड़े बनाने का काम करती है। अब कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें एक डिपार्टमेंट होता है परचेज डिपार्टमेंट, बोल दो आप उसे। सपोज करो कि कंपनी के अंदर जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एक्चुअली में प्रोडक्ट्स की, उनको लगा कि यार हमारे पास में रॉ मटेरियल नहीं है, तो हम फिनिश गुड्स आखिर बनाएंगे कहां से। तो उन्होंने कंपनी के सुपीरियर्स के पास में ये बात पहुंचाई कि साहब मटेरियल की जरूरत है, फलाना एक जो भी एक्स वाई जेड उनको जरूरत है कि हमें ये जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, ताकि हम अपना कुछ फिनिश गुड्स बना सकें, मार्केट में प्रोडक्ट उतार सकें। तो सबसे पहले तो कंपनी के पास में अप्लाई किया, कंपनी के लोगों ने जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फिर क्या होगा, फिर कंपनी वेंडर ढूंढेगी कि यार हमें जो रॉ मटेरियल की जरूरत है, वो रॉ मटेरियल कौन कौन बेच रहा है, वो रॉ मटेरियल कौन कौन बेच रहा है। तो वो रेमिटेड वो वेंडर फिर वहां ढूंढे जाएंगे कि मान के चलो 5 ऐसे लोग हैं जो उस टाइप का रॉ मटेरियल बेच रहे हैं। उन 5 में से कौन सा सबसे बेस्ट है वेंडर, उस वेंडर को ढूंढा जाएगा उन पांचों में से, और फिर उससे बातचीत करी जाएगी और फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि ठीक है, आप हमें मटेरियल देंगे, आप हमारे पास में मटेरियल लेकर आएंगे और फिर हम उसका आपको पेमेंट कर देंगे। ये होता है बच्चों प्रोक्योरमेंट टू पे। सर ये तो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, हाँ, तो इसे प्रोक्योर टू पे परचेज प्रोसेस बोल दो या फिर प्रोक्योर टू पे साइकिल बोल दो, इसको बात एक ही होती है। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, सबसे पहले तो जो परचेज ऑर्डर लगाया जाता है, परचेज ऑर्डर का मतलब सबसे पहले कंपनी एक वेंडर को, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने अभी आपको बताया ना, स्टार्टिंग में हम स्पाइरल में बुक्स दिया करते थे। फिर मेरे पास में जब हमारा पहला फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो मेरे पास में मेरा टीम के लोग आए और उन्होंने बोला कि सर, बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से, बच्चों के आशीर्वाद से सर, अच्छा काम हुआ, अच्छी सेल हुई और बच्चों को सब कुछ अच्छा पसंद आ रहा है, क्यों ना अब हम बुक पब्लिश करें, प्रॉपर फॉर्म में बुक्स को पब्लिश करें। मैंने कहा हाँ, करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे पास में वो लेकर आए कि सर हमें बुक पब्लिश करनी चाहिए। तो मैंने कहा वेंडर ढूंढो। किस चीज के लिए? जो हमारा कवर पेज की डिजाइन करेगा, पहले कवर पेज तो बनाएगा बुक का, देन उसके बाद में हम उससे पूछेंगे कि भैया कवर पेज लेमिनेट होगा, देन उसके बाद में जो कागज होंगे जो अंदर पेपर यूज किया जाएगा, वो कितनी जीएसएम का है, कितनी क्वालिटी का है, स्टैंडर्ड्स पूछे जाएंगे। देन वो कितने टाइम में हमको प्रिंट करके दे देगा। ये सब चीजें उससे, तो काफी सारे वेंडर्स हमारी नजर में आए, उनमें से जो हमें सबसे बेस्ट लगा, हमने उससे बातचीत करी, हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फिर हमने उसको बोला कि फिर हमने उसे ऑर्डर दे दिया। फिर हमने सपोज करो हमने उसको ऑर्डर दिया 1000 बुक्स का, लेट सपोज कि हमने उसको 1000 बुक्स का ऑर्डर दिया। और हमने उससे बोला था कि कवर पेज जो है, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, हमने उससे बोला था कवर पेज जो है वो कम से कम 300 जीएसएम का होगा। 300 जीएसएम का मतलब मोटा कवर पेज होगा, प्लस वो लेमिनेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो अंदर पेपर्स होंगे, वो हमने बताया कि फलानी कंपनी, लेट सपोज क्लासमेट कंपनी के पेपर्स होंगे, और उन पर जो प्रिंटिंग होगी वो डिजिटल प्रिंटिंग होनी चाहिए, ताकि प्रिंटिंग में कुछ नाटक ना आए एकदम। ये हमारी उनसे, और 1000 बुक्स हमारे पास में, हमारे ऑफिस में डिलीवर कर दो, वेयर हाउस में डिलीवर कर दो। हमने वेंडर से बात कर ली। अब वेंडर ने जब हमारे पास में ये बुक्स भेजी, तब हमने देखा कि यार 1000 बुक्स तो आई हैं हमारे पास में, लेकिन उनमें से सिर्फ 800 बुक्स ऐसी हैं जिनके ऊपर 300 जीएसएम का कवर पेज है। लेकिन बाकी की जो 200 बुक्स हैं, उनमें
250 जीएसएम, 250 जीएसएम का, जीएसएम मतलब होता है मोटाई को बताता है वो, जैसे मान लो ये लेट सपोज ये बुक है, तो जीएसएम का मतलब है कितनी मोटी बुक है, कितना मोटा है वो चीज। तो जितना कवर पेज थोड़ा मोटा होता है उतना वो सही रहता है, फटता नहीं है, लंबे टाइम तक रिटेन रहता है। अब आप सपोज करिए जब मेरे पास में ये बुक्स आई, तो क्या मैं इन 200 बुक्स को रिसीव करूंगा? मैं इन 200 बुक्स को रिसीव नहीं करूंगा, मैं इनका पेमेंट भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ 800 बुक्स को रिसीव करूंगा और मैं इनका ही पेमेंट करूंगा, इनका ही मैं इनवॉइस जनरेट करवाऊंगा। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों प्रोक्योरमेंट टू पे। मतलब पहले हमने उसको परचेज ऑर्डर दिया, जब फिर उसके बाद में हमारे पास में माल आया तो पहले हमने चेक करा कि गुड्स एंड सर्विस, जो भी गुड्स हैं वो हमारे पास रिसीव हुए, हमने जो क्वालिटी बोली थी उसी हिसाब से रिसीव हुए, पूरा करेंगे और फिर उसको हम अपने पास डॉक्यूमेंट कर लेंगे कि इतना हमारे अकॉर्डिंगली माल आया है और इतना माल हमारे अकॉर्डिंगली नहीं आया है, इसे हम वापस रिटर्न कर रहे हैं। फिर एट द एंड हम इनवॉइस जनरेट कर देंगे। ये जो मैंने प्रोसेस बताया ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, इसको बच्चा भी जानता होगा अपनी लाइफ में, हर कोई जानता है इसको, हर दुकानदार ये प्रोसेस कर रहा है। बहुत बड़े बिजनेस तो छोड़ो, हर दुकानदार ये कर रहा है। फिर आता है नेक्स्ट वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? मैं वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, ये बेसिकली देखो बिजनेस, जो कंपनी है और जो सप्लायर है उसके बीच की रिलेशनशिप की बात कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और बिलीव कीजिएगा मैं सच बोल रहा हूं, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये अभी 1 घंटे पहले ही हुआ है। 1 घंटे पहले ही हुआ है ये। और जब वो हुआ ना, एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि यार मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा ना अभी, क्योंकि मुझे पता था ये चीज पढ़ाने वाला हूं, तो मैं उनको ये एग्जांपल जरूर दूंगा। अभी मैंने अपने वेंडर को, जो हमारी बुक्स पब्लिश करके बेचता है, हुआ क्या एक्चुअली में, हमें ये अंदाजा था, हमें ऐसा लग रहा था कि यार नॉर्मली 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर जो हमारी क्लासेस और बुक्स सेल आउट होती हैं, इंटर और फाइनल टोटल दोनों को मिला के, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, लाइव क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, वो करीबन मेरे ख्याल से 250 से 270 क्लासेस या बुक्स जो होती हैं वो हर महीने में सीएमए इंटर और फाइनल टोटल मिला के इतनी हो जाती है। तो उसी हिसाब से हमने बुक पब्लिश करवाई हुई थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से ऐसा हुआ, कुछ टाइम पहले की बात है, करीबन शायद 25 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से 5 अप्रैल की बात है जो मैं बोल रहा हूँ। 5 अप्रैल के आसपास ऐसा हुआ, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक, कि बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ गए। तो जो हमारे पास में ऑलरेडी बुक्स का स्टॉक पड़ा हुआ था वो खत्म ही हो गया, एकदम से हैवी रिक्वायरमेंट पड़ी। तो मैंने अपने वेंडर को बोला, जो प्रिंट करता है, मैंने उसको बोला कि जल्दी से आप करीबन 200-300 बुक्स और पब्लिश करें और भेजें मेरे को, जल्दी से भेजें, जितना जल्दी हो जाए। तो उन्होंने मेरे को वो चीज भेज दी, और उन्होंने बिल बना के भी नहीं दिया मेरे को, उन्होंने बिल बना के भी नहीं दिया कि ठीक है इनके साथ में बिजनेस इतने टाइम से हो रहा है, बोले कि आप माल ले जाओ सब, अपना पहले बिजनेस रन करते रहो, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो, ये तो अपना चलता रहेगा आगे पीछे, क्या दिक्कत है। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात। अब आज मॉर्निंग में मेरी टीम ने उस वेंडर को दोबारा से बुक्स पब्लिश करने के लिए दिया, क्योंकि फिर से रिक्वायरमेंट आ गई, तो फिर दोबारा से हमने उसको पब्लिश करने के लिए दिया। उसने बिल भेजा, उस बिल में जो आज 25 अप्रैल है, आज हमने जितनी बुक्स उसे पब्लिश करने को दी थी, बिल के अंदर उसने सिर्फ उन्हीं बुक्स का अमाउंट लगाया हुआ था, उन्हीं बुक्स का अमाउंट लगाया हुआ था। तो मेरे पास में टीम आई, बोली कि सर ऐसे ऐसे, मैंने कहा यार 5 अप्रैल को भी तो हमने बुक्स मंगवाई थी, करीबन 250 के आसपास बुक्स आई थी, उसका बिल, वो तब तो पेमेंट हुआ नहीं था, पर यहां पर उसने लगाया नहीं। मैंने कहा उसको मैसेज करो या कॉल करो और बताओ उसको ये बात कि भैया आपने ये वाला पैसा क्यों नहीं लिया हमसे, या आप इस पैसे को भी तो चार्ज करो ना यार, यहाँ पर जोड़ दो ना टोटल इस पैसे को, आज का जितना हमने आपको प्रिंटिंग दिया है और 5 अप्रैल को जितना प्रिंटिंग दिया था ओवरऑल। जब हमारी टीम ने उनको मैसेज किया
तो उसका जो मेन मालिक है, पूरा प्रिंटिंग का जो मालिक है, ओनर है, उसका मेरे पास कॉल आया और बोला सर आपको पता है ये जो आपने 250 बुक्स के आसपास करे थे, इसमें सर करीबन आपका 2-2.5 लाख रुपया बन रहा है। पुराना वाला बिल जो है 5 अप्रैल वाला, 2-2.5 लाख रुपए बिल बन रहा है। कोई भी नॉर्मल आदमी होता है वो सोचता है कि यार ये भूल गया ना, ठीक है, इसको खा जाओ पैसे को। नॉर्मली ज्यादातर इंसान सोचता है। मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो आपसे रिलेशनशिप मैनेज करनी है। मैंने जब 5 अप्रैल को आपसे एकदम से अचानक से अर्जेंट बोला कि प्लीज मुझे बुक पब्लिश करके दीजिए, सर वो रिलेशनशिप ही तो थी कि आपने इतनी जल्दी मेरे लिए पब्लिश कर दिए। और वो रिलेशनशिप ही तो थी जो आपने बोला कि सर पैसे तो आते रहेंगे, आप बुक्स लेकर जाओ और अपने बच्चों को डिलीवर कराओ। बिजनेस मतलब बच्चे खुश रहने चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अपना तो चलता रहेगा। मैं अगर आपका ये पैसा मान लो यहाँ खा भी जाता, अगर खा जाता मैं ये पैसा, मान लो 2.5 लाख रुपए बन रहा है और मैं खा जाता इस पैसे को, आपको पता तो लगता सर, आज नहीं लगता, ईयर एंड होता तब पता लगता, आपको फाइनेंशियल ईयर एंड होता तब पता लगता आपको। शायद आप मुझसे कुछ ना बोलते, मेरी टीम से कुछ ना बोलते, लेकिन हमारी रिलेशनशिप वहीं पे खत्म हो जाती। फिर अगर फ्यूचर में मैं कभी आपसे कुछ अर्जेंट में मंगवाता तो आप बोलते नहीं भाई, जैसा सबको मिलता है वैसा ही मिलेगा। तो वेंडर के साथ में किस तरीके की रिलेशनशिप है, बायर और सप्लायर की जो किस तरह की रिलेशनशिप है, म्यूचुअल ट्रस्ट आपस में है कि नहीं। अगर वो मुझे कुछ फायदा दे रहे हैं तो मैं उनको फायदा दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, मैं उनको फायदा दे रहा हूं। आज मेरे पास में अगर कोई ऐसा टीचर आता है ना, काफी सारे इवन हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि सर मैं खुद अब पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, और जब उनका ठीक काम चलने लग जाता है तो वो बोलते हैं सर मैं बुक्स कहां से पब्लिश करवाऊं। मैं बोलता हूं यार, मैं तो बेसिकली राजस्थान में बैठा हुआ हूं, मैं ज्यादातर राजस्थान से कराता हूं, तुझे अगर राजस्थान से करानी है तो मैं तुझे बता देता हूं, तो मैं अपने वेंडर का दे देता हूं और वेंडर से भी बोल देता हूं थोड़ा सा इसको सही मतलब ठीक प्राइस लगा देना, इसको ज्यादा महंगी प्राइस मत लगाना, नया नया काम है इसका। तो ये इसीलिए तो कर रहा हूं, अगर सप्लायर और वेंडर की रिलेशनशिप सही है तो सप्लायर को अच्छी क्वालिटी का माल मिलेगा, एक तो अच्छी क्वालिटी का माल मिलेगा, टाइम पर माल मिलेगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बनेगा, और एट द एंड बिजनेस में उसका फायदा नजर आएगा, नजर आएगा। क्लियर ये चीज यहां तक। अब आते हैं नेक्स्ट, रिवर्स मैपिंग। सर ये रिवर्स मैपिंग क्या होती है? ये रिवर्स मैपिंग एक तरह का आप टूल बोल सकते हो कंपनी के अंदर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कि कंपनी और बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकती है। रिवर्स मैपिंग एक तरीके का टूल होता है, मेथड होता है। रिवर्स मैपिंग एक तरीके का टूल होता है, एक तरीके का मेथड होता है रिवर्स मैप। जैसे मैं समझाता हूं आपको, देखिए। आप मुझे ये बताएं, ज्यादातर ज्यादातर कंपनीज के अंदर अगर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ज्यादातर अगर कंपनीज के अंदर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है तो उसको कौन बनाता होगा? सर टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग, सर टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग स्ट्रेटेजी बनाते होंगे, टॉप लेवल पर बैठे हुए लोग स्ट्रेटेजी बनाते होंगे, और फिर स्ट्रेटेजी बनाकर उनके नीचे जितने भी मिडिल लेवल लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें उन्हें इंप्लीमेंट लागू करवा देते होंगे कि अब ऐसे काम होगा। ज्यादातर ऐसा ही होता है, और इसको बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच। क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच। इसको एंड वेज मींस स्ट्रेटेजी के नाम से भी बोला जाता है। ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है। लेकिन सपोज करिए अगर टॉप लेवल ये बोले कि यार हम इतनी स्ट्रेटेजी, हम नॉर्मली अपनी अगर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं इस तरीके से, तो हमारे दिमाग में जो हमें सही लग रहा है हम वो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना देते हैं और इंप्लीमेंट करा देते हैं। लेकिन अब की बार हम ये सोच रहे हैं कि जो कंपनी के अंदर लोअर लेवल पर जो बैठा है,
या कंपनी का जो इन्वेस्टर है या कंपनी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है लोअर लेवल पर हैं, या इन्वेस्टर्स हो गए या हमारे जो कस्टमर्स हो गए, उनसे पहले हम फीडबैक लेंगे और हम देखेंगे कि वो हमारे बारे में कहाँ अच्छा बोल रहे हैं, कहाँ गलत बोल रहे हैं, कहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, और फिर उसके हिसाब से हम अपनी कुछ नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि उन्होंने हमारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोला हम उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हमसे कोई कॉम्पीट ही ना कर पाए, और जो हमारी वीकनेस बताई हम उसको सुधार लें, उसमें इंप्रूवमेंट कर लें उसको। इसे बोला जाता है रिवर्स मैपिंग। उल्टा काम हो रहा है ना, उल्टा काम हो रहा है कि पहले आप कस्टमर से पूछ रहे हो, आप अपने शेयर होल्डर मेंबर से पूछ रहे हो, आप अपने लेबर से पूछ रहे हो, आप अपने एग्जीक्यूटिव से पूछ रहे हो कि यार तुम रियल मार्केट में बैठे हो, तुम बताओ कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम बिलीव करिए उसको सुधारेंगे। बिंदास बोलो, खुल के बोलो यार दोस्त, फीडबैक दो तुम अपना, हम चाहते हैं अपने आप में सुधार करना, फ्यूचर के लिए काम आएगा हमारे। ये रिवर्स उल्टा काम हो रहा है कि आपसे पहले लिया जा रहा है फीडबैक, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा बजट बना रहे हैं कि भैया किस तरीके से हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, कैसे हमारी सेल्स होनी चाहिए, कहां कहां पर हम वीक पड़ रहे हैं, क्या हमारी रिस्क है, हम उसे किस तरीके से मैनेज करें। इसको बोला जाता है रिवर्स मैपिंग। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है रिवर्स मैपिंग क्या है, ये एक तरह की स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर कंपनी नॉर्मली जो उसकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें टॉप लेवल बोल देता है कि भैया ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी ये फॉलो करना है, वो ना करके पहले जो कस्टमर हैं उन कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है, लोअर लेवल से फीडबैक लिया जाता है, उसके हिसाब से फिर अपना बजट फोरकास्टिंग करी जाती है, उसके हिसाब से रिसर्च डेवलपमेंट किया जाता है। इसे रिवर्स मैपिंग बोलते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात सर आपकी समझ में आ गई, अब हम चलेंगे सर आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, मैं दोबारा से बोल देता हूं क्योंकि बच्चे बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में बच्चों के कि सर नोट्स कहाँ। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, नोट्स पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी पर अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। ये पूरा जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसको बिल्कुल समराइज्ड फॉर्म में, बहुत ही अच्छे तरीके से समराइज्ड फॉर्म में कर दिया है मैंने यहाँ पर। और थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे उसके लिए थोड़ा कलरिंग एंड ऑल दैट वो सब भी कर दिया है, ताकि आप लोग जब पढ़ें तो थोड़ा पढ़ने में मजा आए। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप कम्युनिटी से इसे डाउनलोड कर लेना, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए, अब आता है ऑर्डर टू कैश। क्या होता है ऑर्डर टू कैश? ऑर्डर टू कैश आखिर क्या होता है? ऑर्डर टू कैश का मतलब होता है, ऑर्डर टू कैश का मतलब होता है कि कंपनी है मोहित बंसल क्लासेस, स्टूडेंट ने ऑर्डर किया बुक, या क्लास स्टूडेंट ने ऑर्डर करी, उसको इनवॉइस जनरेट हो गई, ईमेल पर उसके इनवॉइस आ गई, हमारे पास में पैसा आ गया, और हमने यहां से डिलीवरी कर दी, और इनके पास में गुड्स रिसीव हो गए। ऑर्डर टू कैश, ऑर्डर किया, प्रोसेस ही तो है ये कि भाई स्टूडेंट ने ऑर्डर किया, ऑर्डर किया तो कंपनी को पेमेंट मिल गया, कंपनी को पेमेंट मिल गया, कंपनी ने इनवॉइस दे दी और डिलीवरी कर दी। इस प्रोसेस को बोला जाता है ऑर्डर टू कैश। इसमें क्या है, एकदम ही सिंपल है, बच्चों वाला काम है सर, समझ में आ गया सर। अब देखिए, जो नेक्स्ट है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? वैसे तो नाम से हमें पता चल रहा है कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप को मैनेज करना, सही करना। देखिए, वो टाइम चला गया, वो जमाने चले गए अब, जब कंपनीज इसलिए सक्सेसफुल हो जाती थी, सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल हो जाती थी कि उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन बाकी
अदर जगह पर जैसे आफ्टर सेल सर्विस में कस्टमर्स को नहीं उनका कोई जवाब दिया जा रहा है या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा है। एक पहले का जमाना हुआ करता था ऐसा कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेसिस पर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता था। पहले इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी कि कस्टमर को हम अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं ट्रीट कर रहे हैं। अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे टाइमली सर्विस या आफ्टर सेल सर्विस, एक बार प्रोडक्ट बेच दिया उसके बाद में बात ही नहीं कर रहे। अब ऐसा नहीं है। पहले अच्छा चल जाता था ऐसा, अब नहीं है। क्योंकि अब मार्केट में अगर किसी कंपनी को सस्टेन करना है विद पॉजिटिव रेपुटेशन इमेज के साथ में अच्छे से सस्टेन करना है, तो जरूरी है कि कंपनी की और कस्टमर के बीच की जो रिलेशनशिप है वो सही से चल रही है, सही से मैनेज हो रही है। वो सर कैसे होता है? आप कस्टमर को समझिए, अंडरस्टैंड दी कस्टमर। देखिए कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हर 4 से 5 साल में बदल जाती हैं, या हर, मैं आपसे बोलूं हर 3-4 साल के अंदर मार्केट चेंज हो जाता है, मार्केट अलग हो जाता है। तो कस्टमर की जो नीड है उसको समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसे प्रोडक्ट या उसे सर्विस देनी पड़ेगी। जो कस्टमर चाहता है उसको वो सर्विस मिल रही है कि नहीं मिल रही, उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा, ऐसा नहीं हो कि कस्टमर ने एक बार आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज किया और प्रोडक्ट परचेज करने के बाद में फिर वो कस्टमर आपके पास वापस नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है, दैट मीन्स आप कस्टमर को रिटेन नहीं कर पा रहे हो। या तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेकार है, या फिर आप टाइम पर सर्विस नहीं दे पाए, या फिर उनके जो ग्रीवेंस, उनकी जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको आपने टाइम पर सॉल्व नहीं किया। अगर कस्टमर आपके पास रिटेन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि वो किसी दूसरी जगह पर जाकर प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। हो सकता है वो वहां पर इन्फ्लुएंस हो जाए। अगर वो आगे प्रमोट करेगा तो शायद दूसरी कंपनी को प्रमोट करेगा। तीसरा, अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। आपकी कंपनी में नए कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी में एक बार जो पहले कस्टमर आया था वही बार बार आपके पास में आ रहा है। तो इस हिसाब से तो जिस दिन उस कस्टमर की सभी काम पूरे हो गए फिर वो आना छोड़ देगा। सबसे मेन जरूरी है आपके पास में नए कस्टमर आपसे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे। अगर नए कस्टमर आपसे नहीं जुड़ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत वाली बात है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत वाली बात है। देन उसके बाद में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही। और कस्टमर का जो टोटल रेशियोज है, मतलब आपके पास में अगर पिछली साल मानकर चलो 50,000 कस्टमर था, तो अब आपके पास में 70,000 कस्टमर है कि नहीं है। ये कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब है कि कस्टमर के साथ में आपकी किस तरह की रिलेशनशिप है। क्या कस्टमर आपको एक ब्रांड, एक गुडविल मानता है कि नहीं मानता, आपके प्रोडक्ट पे भरोसा करता है कि नहीं करता, आप कस्टमर की डिमांड फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे, जिस टाइप का, जिस तरह का प्रोडक्ट उसको चाहिए आप उस टाइप का प्रोडक्ट उसको दे रहे हो कि नहीं दे रहे, आपका प्रोडक्ट कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, आपके पास में नए कस्टमर आपसे जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, और आपके जो पुराने कस्टमर है कहीं वो आपको छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। इन सभी चीजों को चेक करना, कस्टमर्स को प्रॉपर टाइमली सर्विस देना, आफ्टर सेल सर्विस देना, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना, उनको हर तरीके से सेटिस्फाई करना, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सर ये सीआरएम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा, अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं आ रहा है तो एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा आपके एग्जाम में। अब आता है पार्ट्स या टाइप्स ऑफ सीआरएम। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के कुछ पार्ट्स, कुछ अलग अलग टाइप्स ऑफ सीआरएम होते हैं। एक होता है एनालिटिकल सीआरएम, एक होता है ऑपरेटिव सीआरएम, एक होता है कोलैबोरेटिव सीआरएम। हम एक बार एनालिटिकल सीआरएम देखेंगे। एक बार हम एनालिटिकल सीआरएम देखते हैं, आखिर ये एनालिटिकल सीआरएम का मतलब क्या होता है। देखो कंपनीज के पास में ना, कंपनीज के पास में लोगों का डेटा हो रहता है।
कंपनीज के पास में लोगों का डेटा रहता है। जब कंपनीज के पास में लोगों का डेटा आ जाता है ना, तो कंपनी उसमें ये देखती है। सपोज करो मैंने जब रेगुलर क्लास में, अगर आपको याद हो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। लेट सपोज हम ये मानते हैं कि आप दो बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं। एक का नाम है महेश। आप नाराज हो जाओगे, बोलोगे सर क्या पुराने नाम लेकर आ रहे हो, हम तो अभी नए जमाने के लड़के हैं, कुछ नया नया नाम लाओ हमारे लिए, है ना। तो भाई एक का नाम है अक्षय और दूसरे का नाम है विजय। ये तो नया नाम है। तो आप एक ही क्लास में बैठे हो, आपके पास में मैसेज आया सेम कंपनी का। लेट सपोज आपके पास में एप्पल कंपनी का एक मैसेज आता है, दोनों के पास में। अक्षय के पास में मैसेज आया कि आईफोन 15 जो किसी वक्त पर 70, 80, 90 हजार, 1 लाख का मिलता होगा, आप उसे आज 40 हजार में खरीद सकते हो, लेट सपोज। और विजय के पास में मैसेज आया किस बात का? विजय के पास में मैसेज आया कि एप्पल आईफोन, नया नया कोई आईफोन 16, 17, आईफोन 16 प्रो, ड्रो मैक्स, फलाना प्लस मैक्स, ऐसे 2 लाख रुपए का फोन, स्पेशल एडिशन, इंडिया में मात्र 10 बनाए गए हैं जिनमें से एक आपको दिया जा रहा है। सेम कंपनी ने मैसेज किया, लेकिन इसको मैसेज किया कि सुनो गरीब लोग, 40 हजार में मिल रहा है, ले लो। और इसको मैसेज किया कि आप ही तो हो ब्रह्मा जिसने ये दुनिया बनाई है, आपके पास में तो लेटेस्ट स्पेशल एडिशन होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी ने कस्टमर्स के डेटा को एनालाइज किया था, एनालिसिस किया था इसका, और उन्होंने देखा था कि ये कस्टमर किस टाइप का है। क्या ये उस टाइप का कस्टमर है 3 के साथ में 1 फ्री, या ये इस टाइप का कस्टमर है जो कि लग्जरी में, जो कि ब्रांड में, या थोड़ा शो ऑफ भी अगर मैं बोलूं उस अकॉर्डिंगली चलता है। एनालिटिकल सीआरएम ये बैकएंड पर काम करते हैं। मतलब कंपनी के अंदर देखो, दो तरह के वर्कर्स होते हैं, एक जो बैकएंड पर काम कर रहे हैं और एक जो फ्रंट एंड पर काम कर रहे हैं। फ्रंट एंड वाले कौन से होते हैं वो मैं बताऊंगा। बैकएंड वाले क्या कर रहे हैं, उनके पास में डेटा है, वो चेक कर रहे हैं कि यार ये जो है वो किस तरीके से रेस्पॉन्ड करता है, इसे किस तरीके का मार्केट पसंद है, इसे किस तरीके के प्रोडक्ट पसंद है, क्या ये लोअर रेंज में जाता है, क्या ये जूडियो से कपड़े खरीदने वाला आदमी है, या फिर ये थोड़ा ठीक, मतलब शोरूम से ठीक ठाक वाला आदमी है, या फिर भाई ये तो एकदम ही अरमानी का ही सूट खरीदता है डायरेक्टली। दैट इज एनालिटिकल सीआरएम की चीजों को, डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, समझा जा रहा है कस्टमर के बिहेवियर को, कस्टमर के बिहेवियर को समझा जा रहा है, इसे बोला जाता है एनालिटिकल सीआरएम। ये बैकएंड पर जो वर्कर्स बैठे रहते हैं, कंपनी में एम्प्लॉयज बैठे रहते हैं, ये वो चेक करते हैं कस्टमर के बिहेवियर को। क्लियर ये चीज यहां तक? जबकि एक आता है ऑपरेटिव सीआरएम। ऑपरेटिव सीआरएम फ्रंट ऑफिस वर्कर्स का काम होता है। फ्रंट ऑफिस वर्कर्स का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास में फोन आया, हाँ जी सर मैं एचडीएफसी बैंक से बोल रहा हूँ, और सर मैंने देखा है कि आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं, और सर मैंने देखा है कि आपने 1 महीने के अंदर अंदर 10 लाख का, 20 लाख, 50 लाख का ट्रांजैक्शन किया है। सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो प्रीमियम और ट्रीमियम और श्रीमियम जो हमारा क्रेडिट कार्ड है सर, वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जा रहा है, और सर उसकी लिमिट भी हम एक ही बार में 5 लाख कर रहे हैं। 5 लाख तक की शॉपिंग करिए, 40 45 दिन बाद में पेमेंट करिए सर। फ्रंट, सामने से। जैसे मैं आपको एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने एक बार जयपुर के अंदर ना, आप जयपुर में मानसरोवर में जाओगे, मानसरोवर जगह है जयपुर में, वहां पर एक युग इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक शोरूम टाइप है। मैंने उनसे एसी खरीदा था,
मैं ये बात 2015 की बता रहा हूँ। 2015 में मैंने उनसे एसी खरीदा था। तो वहां पर जो मैनेजर विमेन थी, एक महिला थी, उन्होंने बोला कि सर हम आपको ना 1 साल के इसमें फ्री सर्विस और ये सब देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब वो एसी लग गया, ठीक है। गर्मी चली गई और मतलब 1-2 महीने 3 महीने निकल गए और फिर अब हम अपने काम में बिजी रहते थे। उस उनका आगे से फोन आया मेरे पास में, बोला सर आपने एसी खरीदा था। मैंने कहा हाँ हाँ आ गया था। बोला सर सही चल रहा है। मैंने कहा हाँ ठीक चल रहा है सर, अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताइए। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला सर फिर भी हम आपके यहाँ पे सर्विस करने आने चाहेंगे, एक बार उसे चेक कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। बोले सर 1 साल तक फ्री है, आप कितनी भी सर्विस लो, हम तो चाहते हैं कि आपके यहाँ पर हम सर्विस देने आए, हम चेक करें। मैंने कहा आओ यार, मोस्ट वेलकम है भाई। तो मुझे मेरा मेरा ना उनके साथ में बहुत अच्छा रिलेशन बन गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फ्रंट एंड पे काम किया उसने, वर्कर ने मेरे को फोन किया, फिर उसके बाद में वो मेरे फ्लैट पर आया, फिर उसने अच्छे से चेक किया पूरे उसको। बोला सर मैं एक बार क्लीनिंग कर ही देता हूँ इसकी। मैंने कर ही दे यार, तू भाई रात को खाना नहीं खाए टेंशन में आ जाए, तू कर दे क्लीनिंग इसकी। कस्ट ये फ्रंट एंड पर काम हो रहा है। जैसे सर्विस सेंटर्स वाले हो गए कि आप गए अपना कोई भी प्रोडक्ट लेकर वहां पर और उन्होंने तुरंत उसको सही कर दिया, कस्टमर आपकी रिलेशनशिप बन गई। यार क्या शानदार ही है भाई ये, बहुत ही। आगे से मैं मोबाइल या लैपटॉप या फलाना ढीकना खरीदूंगा ना, इसी का ही खरीदूंगा यार। अरे मेरी बात समझ में आता। कॉल सेंटर वाले हो गए, वो टाइम पर आपका उसको, वो फ्रंट ऑफिस वर्कर हो गया। इस तरीके से भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज की जाती है। एक होता है कोलेबरेटिव सीआरएम। कोलेबरेटिव सीआरएम का मतलब क्या होता है, देखो अलग अलग कंपनीज के पास में ना अलग अलग डेटाज आ जाते हैं। तो बहुत बार कंपनीज के अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, या मेनली कंपनीज के बीच में ना बात करूं, मान लो कंपनी के डिपार्टमेंट्स हो गए। कंपनी एक सिंगल कंपनी है, टाटा कंपनी, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब किसी डिपार्टमेंट के पास में परचेज करने वाले कस्टमर्स का है, किसी डिपार्टमेंट के पास में क्रेडिट कार्ड उधार पर लेने वालों का है, किसी के पास में ऐसे लोगों, ऐसे कस्टमर्स का डेटा है जो लग्जरी में खरीदते हैं, किसी के पास में ऐसा है जो कि थोड़ा फ्री या थोड़ा लोअर प्राइस पे खरीदने वाले हैं। तो आपस में एक दूसरे को, एक कंपनी के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में कस्टमर्स का डेटा जब शेयर करते हैं और कस्टमर्स की प्रेफरेंस बताते हैं और तरीका बताते हैं इस कस्टमर को और कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है या कैसे इसके साथ में रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, उसे कोलैबोरेटिव सीआरएम बोलते हैं। कंपनीज ये तीनों तरह की रिलेशनशिप के थ्रू कस्टमर्स के साथ में अच्छा रिलेशन मैनेज करती हैं और अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती हैं। स्टूडेंट बोलता है कि सर मुझे आपकी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा शूट इट, बोलो भाई, मन में ना रखा करो अपने। बोला सर क्या ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, क्या ये हमेशा सक्सेसफुल होता है? अरे नहीं यार, इसके रिस्क भी होते हैं। मतलब कभी कभी ना ये नेगेटिव भी हो जाता है। आप सोचो ना, अगर आपके पास में कंपनी का बार बार मैसेज आए तो क्या आप इरिटेट नहीं हो जाओगे? हो सकता है शायद वो नेगेटिव हो जाए, कंपनी की रेपुटेशन इससे नेगेटिव चली जाए। अगर कोई कंपनी बार बार ये बोल रही है कि भैया हमारे यहाँ पर ये ऑफ चल रहा है, तो आप बोलो यार पता नहीं क्या ये नाटक। बहुत बार कस्टमर्स जो हैं, ऐसा भी होता है, मान लो कोई कस्टमर किसी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज किया उसने, उसे वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, कस्टमर शांति से बैठ गया कि यार ये प्रोडक्ट बेकार है, लेकिन उसने कंपनी के खिलाफ कुछ बोला नहीं। लेकिन या तो शांति से इस मूवमेंट को निकल जाने देते। अब कस्टमर ने वो कंपनी ने उसको पोक कर दिया कि भाई फीडबैक दे दो। कस्टमर बोला ला फीडबैक दे ही देता हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर डिससेटिस्फाइड है और अभी तो वो चुप था, लेकिन जैसे ही आपने उसके पास में एक आगे कदम बढ़ाया, शायद उसने आपके अगेंस्ट में कुछ बोल दिया। लॉस ऑफ कस्टमर्स भी हो जाता है। अच्छा, कस्टमर्स का डेटा आप आपस में शेयर कर रहे हो, तो भाई साहब कस्टमर की जो प्राइवेसी है, जो इंटीग्रिटी है, वो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ऐसा नहीं है कि, हालांकि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हर कंपनी के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, पर कभी कभी इसके नुकसान भी हो जाते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात आपकी पूरी तरीके से समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर, और वो क्वेश्चन है मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीआरएम। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीआरएम मतलब सीआरएम को कभी कभी कंपनीज समझ ही नहीं पाती।
ये बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनीज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आखिर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट वो सही तरीके से समझ नहीं पाती। और जब वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट सही तरीके से नहीं समझ पाती, वो मिसरिप्रेजेंट हो जाता है उनके माइंड में इसका, और उसको वो नेगेटिव वे में यूज करती हैं। तो जहां पर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये टूल कंपनी को बेनिफिट देता, वहां उनका लॉस कर देता है। जैसे क्या क्या मिसरिप्रेजेंट होता है सीआरएम के, इन इन रिलेशन टू सीआरएम क्या क्या मिसरिप्रेजेंटेशंस होते हैं। सबसे पहले, काफी बार कंपनीज को ऐसा लगता है कि सीआरएम जो है वो सिर्फ एक डेटाबेस मार्केटिंग है, मतलब कि अगर हमारे पास में कस्टमर्स का डेटा आ जाए तो हम उनको बार बार मैसेज करेंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे और कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीद लेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये मिसरिप्रेजेंटेशन है कि आपके पास में कस्टमर्स का डेटा आ गया और आपने उनको बार बार मैसेज भेजा या प्रमोशन किया और वो लोग आपसे परचेज कर लेंगे। हर बार ये जरूरी नहीं होता है, हर कस्टमर एक तरह का नहीं होता है। आपको कस्टमर्स के साथ में अपना एक इमोशनल एंगल लेकर आना पड़ता है। आपको एक चीज बताऊं, आपने एक चीज नोट करी होगी, मैं सिर्फ इंडिया में नहीं बोल रहा हूं, चलो मैं इंडिया की बात करता हूं। इंडिया के अंदर ज्यादातर, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह, ज्यादातर वो बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिन्होंने कस्टमर को इमोशनली पकड़ लिया, इमोशनली पकड़ लिया। अब देखिए, रामदेव बाबा, पतंजलि, मेरी मॉम ने ना एक बार मुझसे बोला, रियल बात बता रहा हूं मैं आपको, सच्ची। मेरी मॉम ने मुझसे बोला कि यार बाल सफेद हो गए तो मेहंदी मंगा। भाई उम्र हो गई उनकी, तो बोले बाल सफेद हो गए, मेहंदी मंगा। तो मैंने कहा अच्छा, कहाँ से मंगाऊं, कैसी मंगाऊं? वो बोले थोड़ा नेचुरल हो वैसा मंगा दे। तो मैंने कहा यार पतंजलि स्वदेशी स्वदेशी करता है, और पतंजलि ने अपनी ये टैगलाइन भी बोली है कि हम कुछ भी केमिकल यूज नहीं करते हैं। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूं, तो क्यों ना मैं एक काम करता हूं कि मैं तो क्यों ना मैं एक काम करता हूं कि मैं पतंजलि की ही मेहंदी मंगा लेता हूं। मैंने वो पैकेट मंगा लिया। बिलीव करना, जब मेरी मॉम ने उसे यूज किया ना, विद इन 5 मिनट्स उन्होंने अपना सर धो लिया। बोला मैंने आज तक जितनी मेहंदियां यूज करी ना, उन सबसे ज्यादा केमिकल होगा इसमें इसमें आंख में आंसू आने लग गए, इच्छिक होने लग गई, और इवन वो मेहंदी का कलर स्किन पे कलर छोड़ रहा है। 2016 की बात है, 2016 की। हम रेजोनेंस में पढ़ाते थे, काफी सारे टीचर्स थे रेजोनेंस कॉमर्स में, हम रेजोनेंस में पढ़ाते थे। उस टाइम पर एक सर हुआ करते थे हमारे। उन सर के एक रिलेटिव थे जिनके पास में राजस्थान, पूरे राजस्थान की जो अमूल कंपनी है ना, जिसे अमूल डेयरी बोला जाता है, पूरे राजस्थान की डीलरशिप थी। मतलब पूरे राजस्थान में अमूल का जो दूध सप्लाई होता था जितने भी दुकानों पर, वो उनके रिलेटिव सप्लाई करते थे। वो सर एक बार हमें बता रहे थे, बोले सर आपको पता है पतंजलि वाले हमारे पास में आते हैं, हमारे से दूध लेते हैं, अपनी फैक्ट्री में जाते हैं और अपनी फैक्ट्री में जाकर उसे अपनी पॉलिथीन में पैक करके और बेच रहे हैं। बोले जितना दूध बेचा जा रहा है उतनी तो गाय और भैंस है ही नहीं इंडिया में। लेकिन अगर ये बात जो मैं बोल रहा हूं, शायद इस बात पर आप भी, मुश्किल होगा आप भरोसा करोगे। किसी के साथ में खुद के पर्सनली हो गया होगा तो शायद कर लेगा, वरना आप बोलोगे नहीं नहीं सर आप तो फालतू की बात बोल रहे हो, पतंजलि तो स्वदेशी है सर, रामदेव बाबा तो। क्योंकि इमोशनली उन्होंने, आप देखिए सलमान खान, मैं आप सलमान खान की बात करता हूं, सलमान खान ने 2010 से और 2015 तक बहुत बड़ा स्टारडम देखा, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ, बिकॉज 2010 से पहले वो सुपर फ्लॉप हुआ था। 2010 में उसे एक चीज समझ में आई कि यार मैं पब्लिक में इमोशनल एंगल नहीं बना पा रहा हूं, तो इसने इमोशनल एंगल लाया कि मैं तो जितना कमाता हूं उसका 90% से ज्यादा चैरिटी कर देता हूं। और फिर हमने अपना बीइंग ह्यूमन एक वो खोल दिया है जहां पे कपड़े, साइकिल, जिम सब कुछ मिलता है, सामान मिलता है, और आप जो भी खरीदते हो बीइंग ह्यूमन से, आप 100 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका 90 रुपीज जो है वो चैरिटी में जा रहा है। तो लोग इमोशनली एंगल से अटैच हुए उससे।
कि यार ये तो चैरिटी करता है, 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 ये तो चैरिटी करता है। हम अगर बीइंग ह्यूमन का खरीदेंगे तो चैरिटी में जा रहा है, वो पैसा चैरिटी में जा रहा है, और वहां से उसका सक्सेस स्टार्ट हुआ। तो ज्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो अपना खुद का एक इमोशनल एंगल पकड़कर चलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि यार हमारे पास में डेटा आए, हम मार्केटिंग करेंगे और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमेशा ये काम नहीं करता है। सीआरएम सिर्फ कोई एक मार्केटिंग प्रोसेस नहीं है। लोगों को क्या लगता है, बहुत बार कंपनीज ये सोच जाती हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब है बार बार मार्केटिंग करो, कस्टमर की नजर के सामने आओ। अरे एंगल बनाओ, एक उनसे कनेक्ट करो। आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, आपने पीडब्ल्यू का नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला। उनके जो मेन सर हैं अलख पांडे, अगर मैं इनकी स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि इनका नाम यूनिक है थोड़ा सा, तो मैं इनकी स्पेलिंग में बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। शायद यही होगी, ALAKH। ये फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैं बोलता हूँ बहुत शानदार फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं बोलता हूँ बहुत शानदार फिजिक्स पढ़ाते हैं। इन्होंने 2015 में यूट्यूब पर, 2015-16 के आसपास इन्होंने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया यूट्यूब पर। बहुत स्ट्रगल किया आदमी ने, मानते हैं, बहुत स्ट्रगल किया। ऐसा तो नहीं है यार कोई ऐसी फिजिक्स पढ़ा दी होगी मतलब इस दुनिया में कोई पढ़ा ही नहीं पा रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो बच्चे इसके दीवाने क्यों हैं इन सर से? तो मतलब इस बंदे ने पीडब्ल्यू बना दिया, मतलब जो आज इंडिया में राज कर रहा है, सब जगह घुस गया वो। सीए में, सीएम कॉमर्स में घुस गया, यूपीएससी में घुस गया, अदर कंपटीशन में घुस गया, साइंस में घुस गया, हर जगह पर घुस गया। क्योंकि लोग इमोशनली, बच्चे इनसे इमोशनली कनेक्ट हुए, इमोशनल कनेक्ट हुए। तो वो इमोशनल एंगल बच्चों का बना हुआ है। सिर्फ मार्केटिंग, सीआरएम का मतलब सिर्फ मार्केटिंग करना नहीं होता, कस्टमर्स को हर तरीके से सेटिस्फाई करना है। सीआरएम का मतलब सिर्फ आईटी का यूज करना नहीं होता। सीआरएम का मतलब होता है सिर्फ मतलब ये बहुत सारी चीजें आती हैं। आपको कस्टमर्स के बीच में अपना रिलेशन बनाना पड़ता है, अपना ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है, तब जाकर उसे सीआरएम का फायदा मिलता है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को 100% तरीके से समझ में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे चैप्टर 1 की रिवीजन क्लास। इसके नोट्स, ये पीडीएफ आपको जो कि चार्ट फॉर्म में पूरे नोट्स हैं, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मिल जाएंगे। आप लोग इसको पढ़ें, रिवाइज करें, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि रीच बढ़ जाएगी थोड़ी सी इसकी। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट।